स्पैनिंग ट्री का आपको पता है 802.1d बहुत बार क्लास में बोल चुका हूँ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली आपको पता है कि भाई IEEE का था, तो IEEE ने आइडेंटिफाई करने के लिए इसका स्टैंडर्ड नंबर बनाया था। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोगों को पता हो कि थ्योरेटिकल नॉलेज जितनी ज्यादा हो उतनी बेटर होती है, प्रैक्टिकल ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए होती, फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए हमारे, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री आपको बेसिकली पता है लूप हटाने के लिए होता है। उसकी स्टेट्स पता है आपको स्पैनिंग ट्री की, कौन कौन सी स्टेट्स थी स्पैनिंग ट्री की हमारे पास, अगर मैं पूछूं तो? हाँ, स्टेट्स बोल रहा हूँ, स्टेट्स। स्टेट्स यानी कौन कौन से पोर्ट उसके कौन कौन से स्टेट में। स्टेट नहीं, देखो स्टेट्स हमारी पास थी। बेसिकली स्टेट्स यहाँ पे मेंशन करता हूँ, एक एक करके करेंगे। एक तो फॉरवर्ड थी स्टेट, फॉरवर्डिंग स्टेट यानी कुछ पोर्ट्स को वो फॉरवर्डिंग स्टेट्स में रखता है। फॉरवर्डिंग स्टेट हमारी स्टेबल होती है, ठीक है। फिर हमारी एक ब्लॉक स्टेट भी होती है, ब्लॉकिंग स्टेट, कुछ पोर्ट्स को वो ब्लॉक भी रखता है ताकि लूप ना बने। तो ये वाली स्टेट भी हमारी स्टेबल होती है। हमारी लिसनिंग स्टेट भी होती है, जिसमें ट्रांजिशनल, ट्रांजिशन मतलब अभी वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है, सोच समझ रहा है वो ट्रांजिशनल, ठीक है। ऐसी हमारी कौन सी होती थी, लर्निंग स्टेट, ये भी ट्रांजिशनल होती है ना, कल पढ़ते हुए आए थे। डन। और एक हमारी डिसेबल स्टेट होती है। डिसेबल स्टेट बेसिकली आपने किसी पोर्ट को स्विच के शट डाउन करा हुआ है, तो इसको भी हम स्टेबल स्टेट ही बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। क्लियर है? चलो, तो हमारी पास ये 5 स्टेट्स थी, बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट स्टेट है। डिसेबल स्टेट यानी पोर्ट ऑफ है, वो एसटीपी ने नहीं किया, आप लोगों ने उसे किया, तो स्टेट समझ में आती है हमारा पोर्ट कौन सी स्टेट में है, ठीक है। अब आपको पता है हमारे पास स्पैनिंग ट्री में क्या प्रॉब्लम थी। स्पैनिंग ट्री में एक प्रॉब्लम नहीं थी, काम सही कर रहा था अपना, बहुत बेहतरीन काम कर रहा था, ठीक है। फर्क ये था, हमारे पास एक फॉरवर्ड डिले टाइमर होता है, टाइमर्स भी थे, तो टाइमर्स भी पढ़ते बाद टाइमर्स भी डिस्कस कर लेते कंटिन्यू करने से पहले। टाइमर्स कौन कौन से थे हमारे पास, हेलो टाइमर, इसमें हेलो बीपीडी भेजता है, रूट ब्रिज हर 2 सेकंड में भेजता है। फिर फॉरवर्ड डिले टाइमर, 15-15 सेकंड टाइम था दोनों, इसके लिए भी 15 सेकंड था हमारा फॉरवर्ड डिले टाइमर, लिसनिंग स्टेट में भी, और लर्निंग स्टेट के लिए भी 15 सेकंड था। तो फॉरवर्ड डिले टाइमर एचटीपी का 15 सेकंड होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। दोनों स्टेट लिसनिंग और लर्निंग के लिए 15-15 सेकंड अपने, यानी 30 सेकंड इन टोटल। फिर हमारे पास एक और टाइमर था, दैट इज मैक्स एज टाइमर। कितने सेकंड का होता है? नहीं, 20 सेकंड। सर 20 सेकंड तक आपका स्विच का पोर्ट, एक बार उसने अपने आप को इलेक्शन कर लिया, रूट ब्रिज फाइंड कर लिया, रूट पोर्ट फाइंड कर लिया, सब पता चल गया, तो उसके बाद वो हर 20 सेकंड तक हर पोर्ट वेट करता था बीपीडी आने का। नहीं आता था तो उसे लगता था भाई अब रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई है, अब मुझे वापस इलेक्शन कराने पड़ेंगे एसटीपी के। तो वापस फिर वो अपना हेलो बीपीडी भेजता था। तो अगर 20 सेकंड तक उसके पास वापस एक हेलो बीपीडी आया किसी और रूट ब्रिज का, वो समझता था हाँ अभी चल रहा है, अभी नेटवर्क सही चल रहा है, ठीक है। डन। तो टाइमर्स भी याद रखना अपने, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है एसटीपी एक पर्टिकुलर पोर्ट को अप करने में इन टोटल टाइम कितना लगाएगा। देखो 20 सेकंड तो उसके मैक्स एज टाइम है, मैंने बोला 20 सेकंड तक उसके पास कोई बीपीडी नहीं आया तो वापस वो इलेक्शन करेगा, वापस वो लिसनिंग स्टेट में जाएगा, फिर लर्निंग स्टेट में जाएगा। तो 20 + 15 सेकंड +15 सेकंड, कितना सेकंड इन टोटल लग रहा है हमारे एक पर्टिकुलर पोर्ट को फॉरवर्ड या ब्लॉक में समझने के लिए। 50 सेकंड तक आपका एक पर्टिकुलर पोर्ट रेडी नहीं हुआ है अभी तक। 50 सेकंड के बाद रेडी होगा, क्या मैं फॉरवर्ड में जाऊंगा या मैं ब्लॉक में जाऊंगा। तो 50 सेकंड तक हमारा अभी तक स्विच काम, मतलब कि कनेक्टिविटी है, बट 50 सेकंड तक वो डेटा ना रिसीव करेगा ना सेंड करेगा, नेटवर्क डाउन रहेगा ना 50 सेकंड तक भी। तो इसकी एक ये प्रॉब्लम थी, मतलब कि प्रॉब्लम लोगों ने बोला थोड़ा और फास्ट करो, ऐसे यार 50 सेकंड मान्यता होती है, दो 50 सेकंड है, सेकंड्स में हो रहा है, बट फिर भी इससे फास्ट हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास आया रैपिड स्पैनिंग ट्री, ठीक है। उसी के ऊपर आपका टॉपिक है, समझेंगे, नाम रैपिड है, रैपिड यानी और जल्दी, ठीक है। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है अवधेश? यस सर। ठीक है, तो देखो कुछ आपके पास यहाँ पर टेबल है, से डिस्कस करते हैं। ये IEEE के वर्जन थे और ये सिस्को के वर्जन है। तो IEEE का स्पैनिंग ट्री था 802.1d, बिल्कुल ओरिजिनल स्पैनिंग ट्री यही था। सारे यानी
और हमारे जो स्पैनिंग ट्री था, क्लासिकल स्पैनिंग ट्री, क्लासिक स्पैनिंग ट्री, उसमें चाहे वीलन 1 हो, वीलन 2 हो, वीलन 3 हो, कितने भी वीलन बना लो, सबके लिए एक ही स्पैनिंग ट्री काम करता था, यानी एक ही रूट ब्रिज बनेगा सारे वीलेंस के लिए। वीलन 10 के लिए भी वही, वीलन 20 के लिए भी वही, कोई भी वीलन हो बेसिक स्पैनिंग ट्री में, यानी क्लासिक स्पैनिंग ट्री में होता। लोड बैलेंस नहीं करता था, यानी वीलन 10 के लिए अलग, वीलन 20 के लिए अलग, ऐसा नहीं करता था ये। ठीक है, फिर हमारे पास आया, मैंने बताया था पीवीएसटी आया था हमारे पास, पर वीलन स्पैनिंग ट्री। जो पर वीलन स्पैनिंग ट्री था, उसमें हमारे पास क्या कंसेप्ट था, पहली बात तो हर वीलाइन के लिए अब आप अलग अलग स्पैनिंग ट्री चला सकते हैं। हर वीलैन के लिए उसी नेटवर्क में, एनएससी के नेटवर्क के लिए आप मल्टीपल स्पैनिंग ट्री चला सकते हो। यानी वीलैन 1 के लिए अलग स्पैनिंग ट्री चलेगा, वीलैन 2 के लिए अलग। तो वीलैन 1 के लिए जो पोर्ट शायद से ब्लॉक में हो, वीलैन 2 के लिए ना हो, वीलैन 1 के लिए अलग रूट ब्रिज बनेगा, वीलैन 2 के लिए अलग रूट ब्रिज बनेगा। मतलब समझ रहे हो, वीलैन मल्टीपल वीलैंस के लिए मल्टीपल स्पैनिंग ट्री चलते थे। ठीक है, जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ ये पीवीएसटी प्लस है, यानी सिस्को का प्रोप्राइटरी, जिसमें हमारा 802.1q वाला लिंक बनता था। अरे स्पैनिंग ट्री हमारा बेसिकली स्विच टू स्विच के बीच में काम आता था ना। स्विच टू स्विच में हम कौन से पोर्ट बनाते थे, ट्रंक पोर्ट। तो 802 जो हमारा ये था पीवीएसटी प्लस, इसमें जो यहाँ पर ट्रंक लिंक बनता था, वो यहाँ पर 802.1q की इनकैप्सुलेशन सपोर्ट करता था वीलैन समझाने के लिए। ठीक है, दोनों तरफ। फिर आया हमारे पास, देखो इससे पहले सिस्को के, ये सिस्को का ही था पीवीएसटी। ठीक है, तो उन्होंने बोला यार हमारा सिर्फ आईएसएल काम कर रहा है, बट जरूरी नहीं है। बट जरूरी नहीं है कि बंदा सामने वाला डिवाइस सिस्को का ही हो। तो वहां पर 802.1q इनकैप्सुलेशन यूज करता था पीवीएसटी प्लस। ठीक है, हर वीलैन के लिए अपना अपना स्पैनिंग ट्री चलता था, यानी स्पैनिंग ट्री के अपने अपने इंस्टेंस होते थे। हर अलग अलग स्पैनिंग ट्री चल रहा है हर वीलैन के, तो यानी इंस्टेंस के नाम से पता चलता है ये इंस्टेंस आइडेंटिटी। वीलन 1 के लिए एसटीपी का अलग इंस्टेंस, वीलन 2 के लिए अलग एसटीपी का इंस्टेंस, वीलन 3 के लिए अलग स्पैनिंग ट्री का इंस्टेंस। तो डिफरेंट डिफरेंट वीलन में अलग अलग होते थे, तो वहां पर लोड बैलेंसिंग पॉसिबल थी। ठीक है, कैन लोड बैलेंस बाय ब्लॉकिंग डिफरेंट पोर्ट इन ईच वीलन। अब उसके बाद आया रैपिड स्पैनिंग ट्री। ठीक है, इसको ये देखो, ये किसके अंदर आ रहा है, एट आई ट्रिपल के अंदर आ रहा है, तो इसका भी एक नाम कोड दिया होगा। तो सर यहाँ पर क्या हुआ, इसका नाम कैसे, रैपिड स्पैनिंग ट्री को आई ट्रिपल ने कैसे आइडेंटिफाई किया, 802.1w के नाम से आइडेंटिफाई करवा के। ठीक है, 802.1w। अब इसमें क्या था, ये बहुत ज्यादा फास्टर, मतलब कि मच फास्टर देन नॉर्मल जो स्पैनिंग ट्री था ना, उससे ज्यादा। आपको पता है नॉर्मल स्पैनिंग ट्री 15 सेकंड, 15 20 सेकंड लेता था, यानी इन टोटल 50 सेकंड लेता था। रैपिड स्पैनिंग ट्री उससे फास्ट था अपने आप को पोर्ट को फॉरवर्ड या ब्लॉक बताने में। ठीक है, रैपिड स्पैनिंग ट्री में क्या था, नॉर्मल रैपिड स्पैनिंग ट्री में हमारे हर वीलैन के लिए वही कंसेप्ट, सिर्फ एक ही एसटीपी का इंस्टेंस था। जैसे नॉर्मल था, जो नॉर्मल एसटीपी करता था वही रैपिड स्पैनिंग ट्री कर रहा है, बट उससे ज्यादा जल्दी। ठीक है, मल्टीपल वीलैंस के लिए एक ही स्पैनिंग ट्री का इंस्टेंस होता था। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर लोड बैलेंस नहीं कर पाते, यानी वीलन 2 के लिए और वीलन 1 के लिए हम यहाँ पर लोड बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रैपिड स्पैनिंग ट्री प्लस जो आया, आरपीवीएसटी प्लस, हर वीलैन के लिए अलग स्पैनिंग ट्री। रैपिड आ गया तो यानी हर वीलैन अब जो पहले टाइम लेता 50 सेकंड, वो उससे कम लेगा। और प्लस यहाँ बताता है क्या है, ये यहाँ पर हमारा सिस्को का प्रोप्राइटरी, मतलब कि यहाँ पर जो आरपीवीएसटी है ये हमारे बेसिकली सिस्को का नहीं है, हर डिवाइस में चलता है, ऐसा नहीं हर डिवाइस में नहीं चलेगा। ठीक है, जो यहाँ पर पीवीएसटी प्लस कर रहा था वही काम हमारा रैपिड स्पैनिंग ट्री पीवीएस प्लस कर रहा है, बस यहाँ पर काम जल्दी कर रहा है, बस ना था। ठीक है, और हर वीलैन के लिए अपने अपने एसटीपी के इंस्टेंस होते थे, किसके लिए, आरपीवीएसटी प्लस। जहां पर वीलैन स्पैनिंग ट्री आ गया, वहां पर नाम से ही पता चल रहा है हर वीलैन के लिए अपना क्या होता है, स्पैनिंग ट्री चलता है। ठीक है, इसके बाद एक और आया था मल्टीपल स्पैनिंग ट्री, आई ट्रिपल ने बनाया था। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या था, 802.1s, 802.1d नॉर्मल स्पैनिंग ट्री, 802.1w हमारा रैपिड स्पैनिंग ट्री, 802.1s हमारा मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। अब मल्टीपल स्पैनिंग ट्री क्या बोल रहा है, बहुत इजी है। यानी मैं बोल रहा हूँ वीलैन 1 से लेके, मैं मुझे कंडीशन थी, मुझे वीलैन 1, वीलैन 2, वीलैन 3, मेरे पास 10 वीलैन है। मैंने बोला वीलैन 1 से लेके 3 तक एसटीपी का अलग इंस्टेंस चलेगा, और वीलैन 4, वीलैन 5, वीलैन 6 के लिए अलग एसटीपी का इंस्टेंस, वीलैन 7, वीलैन 8, वीलैन
9 VLAN 10 के लिए अलग स्टेप। तो यहाँ पर मल्टीपल VLAN के लिए एक एसटीपी का इंस्टेंस था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। मल्टीपल VLANs के लिए यहाँ पर हम एक स्पैनिंग ट्री चला सकते हैं, और ऐसी कुछ जैसे जिसमें मैंने बताया VLAN 1 2 3 के लिए एक एसटीपी का इंस्टेंस, 4 5 6 के लिए अलग एसटीपी का इंस्टेंस, और 7 8 9 10 के लिए अलग एसटीपी का इंस्टेंस हमारी नीड के अकॉर्डिंगली हम चला सकते हैं। तो ये खासियत थी, ठीक है। वही बताया है। नाम हमारा हमारा क्या होता है, काम रैपिड की तरह ही करता था, बट यहाँ पर क्या था नॉर्मल उसमें, कि वहां पर हर वीलैन के लिए अपना अपना स्पैनिंग ट्री था। मैंने बोला अब मल्टीपल वीलैंस के लिए एक स्पैनिंग ट्री भी चला सकते हो, ठीक है। तो ये खासियत थी। हमें सिर्फ रैपिड स्पैनिंग ट्री समझना है, बाकी आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कुछ समरी बताना जो सिस्को ने बताई थी। RSTP इज नॉट अ टाइमर बेस्ड स्पैनिंग ट्री। जो हमारा रैपिड स्पैनिंग ट्री है ना, वो टाइमर बेस्ड नहीं है जैसे 802.1d था। यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखी गई RSTP में, क्या 30 सेकंड से ज्यादा की इंप्रूवमेंट देखी गई, कंपेयर करेंगे 802.1d से। अगर वहां 50 सेकंड लग रहे तो यहाँ पर 30 सेकंड और कम में आपका स्पैनिंग ट्री रेडी हो जाता था। तो 30 सेकंड से ज्यादा का हमारा यहाँ पर डिफरेंस देखा गया रैपिड स्पैनिंग ट्री में, जो हमारे लिए बेटर था, कि वही चीज हमारे 50 सेकंड में हो रही है, वही चीज हमारे 20 सेकंड में हो रही है। तो रैपिड स्पैनिंग ट्री वाला काम करवाएंगे ना अपन, इसीलिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक जो ये रैपिड स्पैनिंग ट्री करवा रहा है वो क्यों करा पा रहा है, यहाँ पर एक ब्रिज टू ब्रिज हैंडशेक मैकेनिज्म था, जिसकी मदद से पोर्ट फटाफट से फॉरवर्डिंग स्टेट या ब्लॉक स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। समझते हैं सिमिलैरिटीज, और फिर इसमें देखेंगे क्या खासियत थी, ठीक है। टॉपिक है आपका सिमिलैरिटीज बिटवीन एसटीपी एंड आरएसटीपी। पहले सिमिलर बताऊंगा कि क्या क्या चीजें इनमें मैच कर रही थी। तो जो आरएसटीपी है वो बिल्कुल सेम काम करता है हमारे एसटीपी जैसा, यानी लेयर 2 लूप्स को ही रिमूव करता है। कैसे, कुछ पोर्ट्स को ब्लॉकिंग स्टेट में डाल के काम तो वही कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आरएसटीपी भी जैसे रूट ब्रिज इलेक्ट करते थे हम एसटीपी में, सेम रूल से हम यहाँ पर रूट ब्रिज इलेक्ट करेंगे आरएसटीपी में भी, यानी लोएस्ट ब्रिज आईडी भी स्विच की होगी, ठीक है। रूट पोर्ट जैसे इलेक्ट करते थे एसटीपी में, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी इलेक्ट कराएंगे, कॉस्ट को देख के। कॉस्ट से नहीं हो रहा, फिर नेबर की ब्रिज आईडी, नेबर से नहीं हो रहा तो नेबर की पोर्ट आईडी, ठीक है। फिर जो हमारा डेजिग्नेटेड पोर्ट था, सेम रूल थे हमारे, जैसे एसटीपी के रूल थे ना हमारे डीपी पोर्ट फाइंड करने के लिए, क्या क्या रूल्स थे, लोएस्ट रूट रूट कॉस्ट, और उससे नहीं होता तो फिर ब्रिज आईडी से, है ना। तो सेम रूल हमारे यहाँ पर भी थे डीपी पोर्ट को फाइंड करने के लिए, ठीक है। जो रूल्स हमारे वहां पर थे सेम रूल्स यहाँ पर भी है, ठीक है। अब जो डिफरेंस है वो यहाँ पर क्या है, अब देखो स्पैनिंग ट्री में आपको 10 एमबीपीएस का पता है 100 कॉस्ट होती थी, 100 एमबीपीएस के लिए 19, 1 गीगाबिट के लिए हमारा 4, और 10 जीबीपीएस के लिए 2। अगर आपका 100 एमबीपीएस का पोर्ट होगा या 1 टीबी का पोर्ट होगा, तो उसके लिए कोई एसटीपी की कॉस्ट नहीं थी वहां पर, ठीक है। उसके लिए वो आइडेंटिफाई नहीं करता। हमारा नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ा तो हमारे पोर्ट्स ना और ज्यादा स्पीड सपोर्ट करने लग गए, 100 एमबीपीएस 1 टीबीपीएस स्पीड सपोर्ट करने लग गए, बट उनके लिए कोई स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट नहीं थी हमारी नॉर्मल में। बट आर एसटीपी में थी हमारी। अब सुनना आर एसटीपी कहां से शुरू होता है। आरएसटीपी में वही चीज थी 10 एमबीपीएस के, इसने बोला कितने लाख, 20 लाख की एसटीपी कॉस्ट बता रही है। अरे पैसे नहीं बोल रहे, कॉस्ट बता रही है, नंबर है ये, ठीक है। 100 एमबीपीएस की हमारी आरएसटीपी की कॉस्ट क्या थी, 2 लाख। 1 जीबीपीएस के लिए कॉस्ट क्या है, 20,000। 10 जीबीपीएस के लिए क्या है, 2,000। 100 जीबीपीएस के लिए क्या है, 200, और 1 टीबीपीएस के लिए 20। तो आपको याद रखना है सिर्फ, देखो 10 एमबीपीएस, 100 एमबीपीएस, 1 जीबीपीएस, 10 जीबीपीएस, फिर वापस 100 जीबीपीएस, 1 टीबीपीएस। तो आपको बस कॉस्ट याद रखनी है, यानी हमारी 10 एमबीपीएस के लिए 20 लाख थी, 100 एमबीपीएस के लिए आरएसटीपी में क्या है, 2 लाख, 1 जीबीपीएस के लिए, 10 जीबीपीएस के पोर्ट के लिए, और 100 जीबीपीएस के पोर्ट के लिए, और ऐसे ही टीबीपीएस के लिए। तो इन टेबल्स को जरूर बनाना, ठीक है। एसटीपी की कॉस्ट याद रखनी जरूरी है, सेम आरएसटीपी की भी उतनी ही जरूरी है, ठीक है। रटना नहीं है, एक बार आपको हैबिट वो दिख जाएगा ना कि मुझे बस एक याद रखनी है, उससे मैं बाकी याद रख लूंगा, बस वो वाली आपको कैपेबिलिटी बनानी है अपनी, ठीक है। वो बन जाएगी जब आप थोड़े और कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस चीज में, ठीक है। अब सर हमारे पास ना खासियत क्या थी हमारे पास यहाँ पर, कि जैसे आपके पास नॉर्मल स्पैनिंग ट्री में हमारे पास 4 स्टेट्स थी। अरे एक स्टेट में पहुंचने के लिए फॉरवर्डिंग या ब्लॉक में उसको लिसनिंग और लर्निंग से गुजरना पड़ता था 15-15 सेकंड, 30 सेकंड तो वहीं पर खा रहे हमारे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने स्टेट्स कम कर दी आरएसटीपी में।
तो आरएसटीपी की स्टेट्स, जैसे स्टेट्स हमारी नॉर्मल स्पैनिंग ट्री की स्टेट्स थी, वैसे यहाँ पर है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको पढ़ने से पहले आपने कॉस्ट तो देख ली थी ना, तो यहाँ पर एक बार याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आरएसटीपी की कॉस्ट लिख के यहाँ पर करते हैं। सर 10 MBPS के पोर्ट के लिए क्या थी रविंद्र जी कॉस्ट? 20 लाख। 6 जीरो आएंगे ना? ठीक है, पक्की बात, 20 लाख ही बने ना? हाँ। अब 100 MBPS के लिए पोर्ट के लिए नवीन जी क्या कॉस्ट थी? 2 लाख। 5 जीरो आएंगे? 5 ही है ना? अवधेश जी आवाज आ रही है? यस सर। 1 GBPS के लिए कॉस्ट याद आ रही है आरएसटीपी की? अभी जस्ट पढ़ाई मैंने। 1 जीरो और कम कर दो, इसमें से क्या जी सर। बनता है? 20,000 अवधेश जी, ठीक है। इसके बाद कौन सा पोर्ट आता है? विनय, विनय जी आवाज आ रही है आपको? 10 GBPS। अरे 10 GBPS के लिए क्या कॉस्ट थी 2000 बताओ? 2000। बिल्कुल, 1 जीरो और कम कर दिया, 2000, ठीक है। अब देखो एसटीपी में इतनी हमारी होती है। अब इसके बाद और भी आते हैं, 100 GBPS का पोर्ट भी आता है, उसके लिए क्या कॉस्ट थी हमारे पास 200। रविंद्र जी? 200, बिल्कुल सही। और फिर 1 TBPS के लिए 20। देखो याद होगी ना, अभी सरल थी। अब मैं एसटीपी की कॉस्ट पूछ लूं आप लोगों से, तो रविंद्र जी बताओ 10 GBPS के लिए, MBPS के लिए क्या थी? एसटीपी की कॉस्ट देते हैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए, 100 थी सर, बिल्कुल सही। जो पोर्ट की कॉस्ट होगी जब हम निकालेंगे ना, रट्टा नहीं मारना, अपने आप हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। फिर 19 तो देते हैं। 19 फिर सर 4। 4, पक्की बात, 20 तो नहीं? फिर 2। 2। इनके पास यहाँ पर हमारी कोई कॉस्ट नहीं निकलती थी बाकी दो पोर्ट्स के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से याद किया आप लोगों ने, बहुत गुड। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? स्टेट्स, आरएसटीपी की स्टेट्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं आरएसटीपी की स्टेट्स। वो डिस्कार्डिंग स्टेट यानी आपका, देखो यहाँ पर जो स्टेट्स थी हमारी, कौन कौन सी स्टेट्स आ गई? डिस्कार्डिंग स्टेट, लर्निंग स्टेट और फॉरवर्डिंग स्टेट। डिस्कार्डिंग स्टेट बेसिकली आपकी कौन सी स्टेट तरीके से? ब्लॉक पोर्ट वाली स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा हमारा ब्लॉक पोर्ट होता है एसटीपी में, वो बीपीडीयू सेंड नहीं करता था पर रिसीव करता था। देखो यहाँ पर डिस्कार्डिंग स्टेट जो थी हमारी, वही स्टेट है ब्लॉकिंग स्टेट एक तरीके से। क्या है हमारी? बीपीडीयू सेंड नहीं करता बट रिसीव करता है। कोई यहाँ पर नॉर्मल ट्रैफिक रिसीव नहीं होता है, आ रहा होता है उसे रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। मैक एड्रेस भी लर्न नहीं करता है। स्टेट कैसी है इसकी? स्टेबल। लर्निंग स्टेट जो यहाँ पर है, वो लिसनिंग और लर्निंग दोनों कंबाइन होकर यहाँ पर एक स्टेट बन गई थी, लर्निंग स्टेट ही। तो इस स्टेट में आपका बीपीडी सेंड और रिसीव दोनों होते हैं। नॉर्मल ट्रैफिक सेंड नहीं होता है, बट जो नॉर्मल ट्रैफिक आ रहा है, फॉरवर्डिंग नहीं होती, मतलब बेसिकली वहां पर ये है, बट जो नॉर्मल ट्रैफिक आ रहा है उसका मैक एड्रेस जरूर लर्न कर लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट कैसी है? ट्रांजिशनल, क्योंकि फिक्स नहीं हुई अभी फॉरवर्डिंग में जाना है डिस्कार्डिंग में जाना है, ठीक है। ऐसी फॉरवर्डिंग स्टेट में आपके बीपीडी सेंड और रिसीव दोनों होते हैं। आपके नॉर्मल ट्रैफिक भी फॉरवर्ड होता है, मैक एड्रेस भी लर्न करता है, और स्टेट कैसी है? स्टेबल। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेट्स कम हो गई थी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर टाइम हमारा थोड़ा और सेव हो गया, ठीक है। क्लैरिटी है? अगर आपने किसी पोर्ट को शट डाउन करा हुआ है, उसको भी हम डिस्कार्डिंग स्टेट ही बोलते हैं। या तो एसटीपी ने किसी पोर्ट को हमारा ब्लॉक कर दिया है, वो भी हमारा यहाँ पर एक ही स्टेट थी, डिस्कार्डिंग। आरएसटीपी में बोल रहा हूँ। अगर आपने आरएसटीपी चला रखा है अपने स्विच में, तो वहां पर अगर आपने पोर्ट को शट डाउन भी कर दिया है, एसटीपी ने बंद नहीं किया, आपने नो शट डाउन कमांड चलाई, यानी इंटरफेस में गए होगे, इंटरफेस gig 0/1 ऐसी एक नाम ले लीजिए, फास्ट हो, और मैंने फिर इसके अंदर कमांड चला दी शट डाउन कमांड। तो हमारे इस स्टेट को भी ये नहीं बोलता था डिसेबल स्टेट है, वो बोलता था सर ये भी हमारी डिस्कार्डिंग स्टेट है। और या तो अगर एसटीपी ने किसी पोर्ट को खुद ब्लॉक करा हुआ है, हमने शट डाउन नहीं किया, ब्लॉक करा हुआ है, डिस्कार्डिंग स्टेट में रखा हुआ है, तो वो भी हमारी डिस्कार्डिंग स्टेट ही होती थी आरएसटीपी में, ठीक है। अब यहाँ पर जो रूल थे हमारे, वो सेम ही एक तरीके से देखो। रूट रूट ब्रिज का आपको पता है इलेक्शन सेम था, तो रूट पोर्ट की भी हमारे क्या होते थे? इलेक्शन सेम होते। रूट पोर्ट रोल रिमेन अनचेंज, यानी
हमारे नेटवर्क में एक ही रूट ब्रिज बनेगा, बाकी जितने स्विच होंगे उन सबके पास एक एक अपना अपना रूट पोर्ट होगा। रूट पोर्ट एक तरीके से रास्ता होता है रूट ब्रिज तक पहुंचने का। तो जो भी इंटरफेस जिसकी भी लोएस्ट रूट कॉस्ट आती है वो बनता है हमारे उन बाकी स्विच में रूट पोर्ट, है ना। डन। ये इसमें लिखा हुआ है द पोर्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू द रूट ब्रिज बिकम द रूट पोर्ट। वही चीज जो क्लोजेस्ट होता है हमारे रूट ब्रिज से कॉस्ट के मतलब में, वो हमारा रूट पोर्ट बन जाता है। ठीक है। रूट ब्रिज इज द ओनली स्विच दैट डज नॉट हैव, रूट ब्रिज ही एक ऐसा स्विच होता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, एग्जाम्पल क्वेश्चन भी आया था, जिसके कोई पोर्ट क्या नहीं होते, नहीं होते, सारे डेजिग्नेटेड पोर्ट होते। अब डेजिग्नेटेड पोर्ट रोल भी यहाँ पर सेम था, चेंज नहीं हुआ, कि द पोर्ट ऑन द सेगमेंट यानी कोलिजन डोमेन दैट सेंड्स द बीपीडीयू आर नोन एज डेजिग्नेटेड पोर्ट। सिर्फ बीपीडीयू हमारे कौन सेंड करता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट। आरपी पोर्ट हमारा कभी बीपीडीयू सेंड नहीं करता। ठीक है। नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट में यहाँ पर क्या हो गया, आरएसटीपी में दो यहाँ पर रोल हो गए, एक हो गया ऑल्टरनेटिव पोर्ट, एक हो गया हमारा बैकअप पोर्ट। ऑल्टरनेटिव पोर्ट वही है यार, आपने क्या कर दिया वो ब्लॉक स्टेट में डाल दिया है, बट एक यहाँ पर बैकअप पोर्ट भी आ गया है, अभी जानेंगे क्या पोर्ट करवाते हैं। ठीक है। ऑल्टरनेटिव पोर्ट क्या बता रहा है यहाँ पर, आरएसटीपी में ऑल्टरनेटिव पोर्ट इज अ डिस्कार्डिंग पोर्ट। डिस्कार्डिंग पोर्ट यानी ब्लॉक स्टेट। जो हमारा ऑल्टरनेटिव पोर्ट होता है ना, आपने देखा होगा, वो हमारा कौन से स्टेट में होता है, डिस्कार्डिंग स्टेट। यहाँ पर ब्लॉक स्टेट डिस्कार्डिंग स्टेट दोनों एक ही है, बट आरएसटीपी पोर्ट नाम डिस्कार्डिंग स्टेट दे रखा है। ठीक है। पूरी हैबिट बनाना है इसकी बोलने की। ठीक है। दैट रिसीव सुपीरियर बीपीडीयू फ्रॉम अनदर स्विच। ठीक है। आपके पास उस पर्टिकुलर पोर्ट पे बीपीडीयू जरूर आता है। ठीक है। डन। ऑल्टरनेटिव पोर्ट एक तरीके से ब्लॉक पोर्ट ही है। जो आपने वहां पर लर्न किया था क्लासिकल स्पैनिंग ट्री में ब्लॉक पोर्ट, वही काम यहाँ पर करता है हमारा आरएसटीपी का ऑल्टरनेटिव पोर्ट। ठीक है। फंक्शन एज अ बैकअप पोर्ट टू रूट पोर्ट, बट यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर ये फंक्शन करता है, कभी आपका रूट पोर्ट हमारा उस स्विच का डाउन चले जाए, कभी आपके उस पर्टिकुलर पोर्ट का रूट पोर्ट डाउन चले जाए, तो वहां पर वो इलेक्शन नहीं करता वापस, वो क्या करता है, जो आपका एपी पोर्ट होता है ना, इसको रूट पोर्ट बना देता है। तो एक तरीके से बैकअप होता है किसके लिए, रूट पोर्ट के लिए। एक तरीके से नाम ऑल्टरनेट पोर्ट लिखा हुआ है। तो ये किसका ऑल्टरनेट है, अगर कभी आपका आरपी पोर्ट डाउन चले जाए किसी स्विच का, रूट पोर्ट, मैंने ये पहले रूट पोर्ट था, ये ब्लॉक पोर्ट था, ऑल्टरनेटिव पोर्ट है हमारा, तो ये कभी डाउन चले जाए तो ये तुरंत ही इसको रूट पोर्ट बना देता है। ठीक है। और if the root port fails, the switch immediately move to the alternative port for forwarding। तो यहाँ पर वो इलेक्शन नहीं करवाता था हमारे यहाँ पर, तो वो टाइम बच रहा है। आपका कभी कोई स्टेट, अगर आपका पोर्ट फेल हो गया या फिर डाउन चला गया कभी आपका मेन रूट पोर्ट, तुरंत जो ऑल्टरनेटिव पोर्ट है वो हमारा रूट पोर्ट बन जाता था आरएसटीपी में तुरंत। तो यहाँ पर टाइम भी बचा हमारा, वापस इलेक्शन नहीं हुई। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था वहां पर हमारे पास आरएसटीपी ना एक फंक्शनैलिटी है बैकबोन फास्ट। ये फंक्शनैलिटी हमारी एसटीपी में भी होती है, बट आपको जैसे मैंने ऑप्शनल स्टेट बताई थी ना, पोर्ट फास्ट, बैकबोन, क्या बोलते हैं, गार्ड्स बताए थे मैंने, लूप गार्ड, रूट गार्ड ना, ये वो ऑप्शनल फीड थी, आपको इनेबल करनी पड़ती थी। ठीक है। बीपीडीयू गार्ड ये सब आपको इनेबल करनी पड़ती थी, फीचर होते थे। हमारे आरएसटीपी में ना ये फंक्शनैलिटी पहले से ही इनबिल्ट है, आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं हो, पहले से क्या होती है, इनबिल्ट होती है। तो देखो कौन सी फंक्शनैलिटी है, ये फंक्शनैलिटी है हमारी बैकबोन फास्ट। अभी बैकबोन फास्ट क्या करती है, देखो, वन मोर एसटीपी ऑप्शनल फीचर दैट वाज बिल्ट इनटू आरएसटीपी इज बैकबोन फास्ट। ये ऑप्शनल फीचर था, ये बट पहले से ही इनबिल्ट होता था, आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं है। अभी करता है क्या वो देखते हैं। बैकबोन फास्ट अलाउस स्विच टू एक्सपायर मैक्स एज टाइमर ऑन इट्स इंटरफेस एंड रैपिडली फॉरवर्ड द सुपीरियर बीपीडीयू। अगर देखो ये क्या करता था, अगर किसी स्विच, जैसे स्विच 3 का आपका मैक्स एज टाइमर क्या हो गया है, 0 हो गया है, तो ये रैपिडली आपके सुपीरियर बीपीडी, वहां पर टाइम लगाता था आपका स्विच सुपीरियर बीपीडी भेजने के लिए। जैसे सुपीरियर बीपीडी होता है अपने बारे में, आप उसके पास बीपीडी रिसीव नहीं हुआ, मैक्स टाइमर 0 हो गया स्पैनिंग ट्री में, तो उसे फिर वापस भेजना पड़ता था, पर वो थोड़ा टाइम लेता था, कुछ सेकंड्स लेता था वो टाइम। तो यहाँ पर वो फीचर क्या है, जैसे आपका किसी मैक्स टाइमर किसी भी स्विच का 0 हो गया, बीपीडी रिसीव नहीं हुआ, ये तुरंत 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 एट दैट मोमेंट ही ये क्या करता था, हमारा बीपीडीयू अपना खुद का बीपीडीओ स्विच खुद का बीपीडीयू सेंड करने लग जाता था,
कि भाई साहब अब मुझे नहीं पता, बीपीडी मेरे पास आएंगी, अब मैं ही रूट भेजूं एक तरीके से, अपना बीपीडी सेंड करने लगे तुरंत, ज्यादा फास्ट। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी हमारी आरएसटीपी में पहले से ही होती है, आपको कॉन्फ़िगर करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब और भी हमारे फीचर है, जैसे अपलिंक फास्ट, बैकबोन फास्ट, ये दो ऑप्शनल फीचर है जो हमारे क्लासिकल स्पैनिंग ट्री के थे, जो हमें वहां पर स्विच में कॉन्फ़िगर करने पड़ते थे। ठीक है, बट हमें यहाँ पर ये हमारे आरएसटीपी में पहले से ही क्या है, इनबिल्ट है, पहले से आपको चलाने की जरूरत नहीं, अपने आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि पहले से चल रहे होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक बैकअप पोर्ट रोल का था, मैंने बताया था ना, हमारे डिस्कार्डिंग स्टेट में दो होते हैं, एक अल्टरनेटिव पोर्ट होता है, एक बैकअप पोर्ट होता है। अब बैकअप पोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। बैकअप पोर्ट देखते क्या बता रहा है, द RSTP backup port role is a discarding port that receive a superior BPDU on the same interface। इसके पास क्या हुआ, अब देखो आपके पास ये नेटवर्क है, बीच में यहाँ पर देखो क्या क्या चीज यहाँ पर चेंजेस है, यहाँ पर देखोगे कौन सा डिवाइस यहाँ पर बीच में ऐड करा हुआ है, हब करा हुआ है इन दो स्विच के बीच में। अब देखना ये हमारा, इसके सारे पोर्ट डीपी है, तो ये हमारा रूट ब्रिज बन गया एक तरीके से। और आप यहाँ पर देखोगे इनकी प्रायोरिटी और मैक एड्रेस, तब भी आपको समझ में आ जाएगा रूट ब्रिज क्यों बना। ठीक है, बाकी स्विच के पास अपना अपना एक रूट पोर्ट है। ठीक है, डन है। एक इसने ऑल्टरनेटिव पोर्ट बना दिया कि कभी आपको रूट पोर्ट बैक चला जाएगा तो तुरंत ये अप आ जाएगा, रूट पोर्ट बन जाएगा, वापस सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे नेटवर्क में ना हमने बीच में स्विच या हब भी लगा रखा था। ठीक है, हमारा रूट पोर्ट ये बना हुआ है इसके लिए। ठीक है, ये हमारा ऑल्टरनेटिव, ये हमारा डेजिग्नेटेड पोर्ट था। ठीक है, समझना, तो मैंने बताया डेजिग्नेटेड पोर्ट से बीपीडी सेंड होते थे, बिल्कुल। तो देखो इसका बीपीडी रूट पोर्ट से आया, और फॉरवर्ड कहां से हो गया वो आगे, सिर्फ डेजिग्नेटेड पोर्ट से होता था। समझना, काटा हुआ है यहाँ पर, ये दिखाने के लिए काटा हुआ एक चीज हुई, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्चुअली ग्रीन स्टेट ही है, डेजिग्नेटेड पोर्ट है, तो यहाँ से हमारा क्या सेंड होता है, बीपीडी सेंड जरूर होते हैं। अब जब हमारे हब के पास कोई मैसेज आता है, हब क्या करता है हमेशा, ब्रॉडकास्ट, तो इसने ये इस वाले पोर्ट से भी आउट किया और इस वाले पोर्ट से भी किया। अब बीपीडी इसके पास दो जगह से आया, एक यहाँ से आया और एक यहाँ से आ रहा है। अब तो ये कंफ्यूज हो गया बॉस कि भाई साहब ये एक बीपीडीयू एक सेम के दो दो अलग, अब देखो दो दो अलग जगह से आ रहे हैं सेम बीपीडीयू, तो प्रॉब्लमेटिक चीज चेंजेस थे। तो हम क्या करते हैं, जब आपके पास, तो ये बोल रहा है जब आपके पास एक सुपीरियर बीपीडीयू ऐसे इंटरफेस से आ रहा है, दो अलग अलग इंटरफेस से आ रहे हैं, तो वहां पर एक पोर्ट को हम बैकअप पोर्ट बना देते हैं। क्या दिस ओनली, ये जो चीज होती है ना, कहाँ होती है, सिर्फ हब के केस में होती है, हब हमारे नेटवर्क में अब नहीं होते। ठीक है, हब के पास कोई भी ब्रॉडकास्ट आएगा तो वो ब्रॉडकास्ट कर देता है, आपके पास कोई भी मैसेज आएगा तो वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, चाहे वो ब्रॉडकास्ट का मैसेज हो, चाहे यूनिकास्ट हो, चाहे मल्टीकास्ट हो। ठीक है, तो हम इस पोर्ट को क्या करते हैं, हमें पता है कि अगर इसके पास हमारे पास वो आ रहा है, बीपीडीयू आ रहा है, तो भाई यहाँ पर अलग चीजें सोचने बैठ जाएगा, फिर अपने हिसाब से करेगा, तो हमें पता है इस पोर्ट को, हमारे एसटीपी को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसको ऑल्टरनेटिव पोर्ट नहीं बनाते, इसको हम बैकअप पोर्ट बनाते हैं, कि भाई साहब अगर कभी ऐसा सिनेरियो में आपके पास सुपीरियर बीपीडीयू दो पोर्ट से अलग अलग आ रहे हैं, तो एक पोर्ट को हम क्या बनाते हैं, बैकअप पोर्ट। ठीक है, बेसिकली अब आपको ये बैकअप पोर्ट कम दिखेगा, ऑल्टरनेटिव पोर्ट ज्यादा दिखेगा, बट बैकअप पोर्ट दिख रहा है यानी आपके नेटवर्क में क्या है, कोई हब होगा जिसकी वजह से आपका ये बैकअप पोर्ट में गया। ठीक है, तो hub are not used in modern network, so you probably will not encounter with RSTP का बैकअप पोर्ट। बट अगर आपको कभी दिखेगा बैकअप पोर्ट, तो आपको 100% वहां पर कोई हब होगा जिसकी वजह से वो बैकअप पोर्ट में गया। ठीक है, फिर आपको पता है हमारे पास एक चीज है, द इंटरफेस विद द लोएस्ट पोर्ट आईडी विल बी सिलेक्टेड एज डेजिग्नेटेड पोर्ट, और अदर पोर्ट क्या बन जाएगा हमारा, बैकअप पोर्ट। अब देखो बीपीडी यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो कौन सा पोर्ट हमारा बनेगा, हमारा पोर्ट बैकअप वो बनेगा जिसकी क्या है, सबसे लोएस्ट, सॉरी डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन बनेगा, जो हमारा सबसे लोएस्ट क्या है, पोर्ट आईडी। पोर्ट आईडी क्या होती है आपको पता है, 128 डॉट, ये तो हमारी प्रायोरिटी होती है, उसके आगे हमारी क्या होती है, नंबर, तो ये हमारा पूरा बनता है पोर्ट आईडी के नाम से। ठीक है, तो अब देखो चाहे गिग 0/0 है, गिग 0/1 है, तो इनकी प्रायोरिटी ऐसी होती है, पोर्ट आईडी .1 .2 .3 चल रही होती है प्रायोरिटी के आगे। तो यहाँ पर मुझे पता है इसकी हमेशा लोवेस्ट होगी क्या, गिग 0/0 की हमारी प्रायोरिटी लो होगी गिग 0/1 से। ठीक है, तो दिख रहा है ये कॉमन, तो हमारा ये बन जाएगा डीपी पोर्ट, और दूसरा पोर्ट है वो बन जाएगा बैकअप, अगर हमारा हब लगा होगा तो। ठीक है, अब स्पैनिंग ट्री में अगर आपको मोड चेंज करने हैं,
तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है अपने को, स्पैनिंग ट्री टाइप करना, आगे मोड लिखना, आपके पास जो मोड आपको स्विच सपोर्ट कर रहा है, जैसे मल्टीपल स्पैनिंग ट्री, पर वीलन स्पैनिंग ट्री, रैपिड पीवीएसटी कर रहा है, आप सिलेक्ट कर लो जो भी आपको चाहिए, उसके हिसाब से आपको स्विच अपने आप काम करने लग जाएगा। आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, आपको बस बताना है वहां पर कि रैपिड चलाना है, ये क्या करना है, स्विच अपने आप ही वो चीज चलाता है, करता है काम, ठीक है। तो यहाँ पर वो सब चीजें आ रही है, देखो ऐसे हमारे पास कुछ चीजें पढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे टेबल में, जब आप ये कमांड चलाते हो शो स्पैनिंग ट्री, यहाँ पर शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाई थी यार, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला रहा, तो मैंने फोर्सफुली चलाने के लिए कौन सी कमांड लिखी होगी यहाँ पर, टू शो स्पैनिंग ट्री। तो उससे जो आउटपुट आता है वीलैन 1 के लिए, भाई हमारा ये रूट ब्रिज है और ये तो इस जिस भी स्विच में चला रहे हैं, यानी स्विच 3 में चला रहे थे, तो ये उस स्विच की इंफॉर्मेशन है, उसकी टेबल है, उसका gig 0/1 डीपी पोर्ट बना हुआ है, एक gig 0/1 बैकअप बना हुआ है और एक रूट पोर्ट बना हुआ है। यहाँ पर बैकअप पोर्ट दिख गया, यानी यहाँ पर हमारा कोई हब होगा, ठीक है। फॉरवर्डिंग स्टेट, ब्लॉक स्टेट, फॉरवर्डिंग स्टेट, कॉस्ट बता दी क्योंकि आपको पता है इसकी कॉस्ट क्या होती है, जो भी है, ठीक है। प्रायोरिटी नंबर बता दिया, और यहाँ पर टाइप फील्ड दिख रही है आपको, शेयर और P2P दिखा रहा है ठीक है। तो ये चीज समझने वाली बात है, ये टाइप फील्ड क्या बता रही है यहाँ पर, ठीक है। अभी पढ़ते हैं टाइप फील्ड क्या बता रही है आपको। रैपिड स्पैनिंग ट्री के बारे में कुछ चीजें हैं, जैसे कि ऑल स्विचेस रन, जो जितने भी स्विचेस होते हैं रन करते हैं हमारे रैपिड स्पैनिंग ट्री, सेंड्स देयर ओन बीपीडीयू कितने सेकंड में, हर 2 सेकंड में। सेम उसी की तरह हर 2 सेकंड में इसमें आपने आरएसटी पे चला रखा है, इलेक्शन नहीं हुए थे, तो हर स्विच अपने आप को रूट ब्रिज मानेगा, हर 2 सेकंड में क्या भेजेगा, हेलो बीपीडीयू, नॉर्मल स्पैनिंग ट्री की तरह भी यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज डिफरेंस है, सुनना आरएसटीपी में क्या है, ध्यान से सुनना। स्विच का जो एज टाइमर होता है, स्विच एज द बीपीडीयू मच मोर क्विकली, यानी सुनना, वहां पर क्लासिक स्पैनिंग ट्री में हमारे स्विच कितना वेट करता था, 10 हेलो इंटरवल यानी 20 सेकंड। मैक्स एज टाइमर क्या था हमारा, तो अगर हमारे हर 2 सेकंड में आ रहे हैं तो मैं 2 को इंटू 10 करूंगा, तो उसने कितने इंटरवल वेट किए होंगे, 10 इंटरवल वेट किए होंगे, तभी तो 20 सेकंड बन रहा है पूरा। तो यहाँ पर रैपिड स्पैनिंग ट्री में क्या होता था, अगर 6 सेकंड तक आपका हेलो बीपीडी रिसीव नहीं हुआ, यानी हमारा आरएसटीपी में मैक्स एज टाइमर कितना है, 6 सेकंड। क्या टाइमर है मैक्स एज टाइमर, 6 सेकंड। उसने 3 इंटरवल वेट किए हेलो बीपीडी के, हर 2 सेकंड में आना चाहिए, उसने बोला 3 बार वेट करूंगा, अगर 6 सेकंड में नहीं आया तो मैं वापस सिलेक्शन करने लग जाऊंगा। तो ये इसकी खासियत थी। अब देख रहे हो और जल्दी अप हो रहा है। तो वन और क्या करता था, जैसे ही इसके पास हेलो बीपीडी रिसीव नहीं हुए, ठीक है, 6 सेकंड तक, पहली बात तो जितने भी मैक एड्रेस उस पर्टिकुलर इंटरफेस में रिसीव हुए हैं वो सारे डिलीट कर देता है, कि भाई अब यहाँ पर नहीं हुआ तो मुझे देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा पोर्ट बनेगा मेरा फॉरवर्डिंग, कौन सा बनेगा ब्लॉक। तो वो करने से पहले जितने भी मेरे मैक एड्रेस लर्न हुए थे उन सबको डिलीट कर दो, यानी फ्लश कर दो, ठीक है। तो डिफरेंस याद रखना, स्टेट्स पढ़ ली, ठीक है। अब यहाँ पर जो टाइमर था आरएसटीपी का, हेलो बीपीडी वापस हर 2 सेकंड में भेजता था, ठीक है। अपने पास यहाँ पर एक ही लर्निंग स्टेट थी, वो 15 सेकंड की है, ठीक है, वो भी फॉरवर्ड डिले टाइमर पे। और जो यहाँ पर हमारा मैक्स एज टाइमर था वो कितने सेकंड है यहाँ पर, 6 सेकंड। सर कितने सेकंड है, 6 सेकंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था, अभी ऊपर टेबल दिखाई दी, उसमें टाइप फील्ड आ रही थी। वो टाइप फील्ड क्या बताती है, अभी बताती है, देखो। अगर आप एक एंड होस्ट से कनेक्टेड हो, अगर आपका स्विच एंड होस्ट से कनेक्टेड है, ठीक है, तो वो अपनी पोर्ट की बताता है, वो एज से कनेक्ट, उसको जो स्टेट वो बताता है ना, स्टेट कैसी है, टाइप क्या है, वो एज बताता है। एज दिख जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये डीपी पोर्ट तो बनेगा बनेगा, क्योंकि जो हमारा पोर्ट एंड होस्ट से कनेक्टेड होता है वो हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट में रहता है। तो उसकी टाइप बताता है कि फॉरवर्डिंग में क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर वो एक एंड होस्ट से कनेक्टेड है, तो अपनी टाइप बताएगा क्या है, एज, ठीक है। सबसे कोने वाला, एज यानी कोना होता है एक तरीके से, सबसे एंड में कौन होता है, हमारे एंड होस्ट, ठीक है। अब इसने बताया अगर हमारा पॉइंट टू पॉइंट यानी P2P दिखा रहा है आपका, तो वो बता रहा है कि आपका पोर्ट डायरेक्टली कनेक्टेड किससे, एक स्विच से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, तो वो अपना लिंक, ये दोनों तरफ की टाइप क्या बताएगा, P2P, यानी एक दूसरे स्विच से कनेक्टेड हो इस पोर्ट से, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर शेयर बताया, SHR दिखा हुआ है टाइप में, तो तो वहां पर वो अपनी टाइप भी बताएगा क्या, अगर वो हब से कनेक्टेड है तो हब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट करता है, वो अपनी बताएगा शेयर। तो यहाँ पर आप देखो ये बता रहा है शेयर, ये बता रहा है शेयर, यानी कि हब से कनेक्टेड हुआ है।
इसने P2P बताया यानी स्विच से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये इसका फंडामेंटल्स है, होप आपको क्लियर होगा। तो RSTP आपका यहाँ खत्म। सेम कमांड्स है, आपको कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा नहीं करनी, आपको समझना है स्पैनिंग ट्री क्या काम करता है, क्या स्टेट्स होती है, क्या टाइमर होता है, क्या काम कर रहा है। लूप अपने आप अवॉइड करता है, बट आपको समझना है कि उसने कैसे अपने पोर्ट्स को डीपी बनाया हुआ, क्यों आरपी बनाया हुआ, क्यों ऑल्टरनेटिव पोर्ट बनाया हुआ, यानी नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है। तो इसमें आपका स्पैनिंग ट्री, RSTP, PVST सब खत्म, ठीक है। पढ़ना है, इंटरव्यू में पूछते हैं क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हमारा स्विच, अगर अब आपसे पूछूं, अब आपको समझ में आएगा क्या करता है हमारा स्विच। अगर मैं पूछूं फंक्शनिंग ऑफ स्विच आपसे, 1000 बार तो नहीं बोला मैंने, बट बहुत बार बता दिया मैंने। अगर आपसे पूछूं स्विच हमारा फंक्शन क्या करता है, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क बनाने में काम करता है, ये तो सब पता है। मैक एड्रेस भी लर्न करता है, बहुत सारी चीजें आपको पता है। आप बताओगे सर फंक्शन, फंक्शन पूछा ना, काम कैसे करता है ये। पहले लर्न करता है, क्या लर्न करता है, इनकमिंग का, 10 बार बता रहा हूँ, इसे भूलेंगे नहीं कभी हम। इनकमिंग का मैक एड्रेस, यानी जो डेटा भेज रहा है, अरे रविंद्र जी ने डेटा भेजा था यहाँ पर रवि जी के लिए, तो ये नहीं बोलते रवि जी के पास पहुंचा रहा हूँ, ये बोल रहा है सबसे पहले मैं लर्न करूंगा रविंद्र जी मेरे क्योंकि रविंद्र जी ने किसी पोर्ट में भेजा होगा मैसेज, तो मुझे पता है यहाँ पर रविंद्र जी इस पोर्ट में जरूर है, मुझे नहीं पता रवि जी कहाँ पर है, वो तो देखूंगा आराम से। सबसे पहले लर्न करूंगा रविंद्र जी की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये कंफर्म हो गया इस पोर्ट से रविंद्र जी कनेक्टेड है, इसीलिए इनकमिंग का मैक एड्रेस सबसे पहले लर्न करता है वो, ठीक है। इनकमिंग सोर्स, ठीक है। फिर क्या करता है, फिर फॉरवर्ड करता है। कैसे करता है फॉरवर्ड, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस कहां पर देख के, बिल्कुल, लर्न लर्न करने के बाद टेबल में एंट्री करवाता है, और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस भी देख के, टेबल से देख के ही फॉरवर्ड करता है वो, ठीक है। और एक और चीज हमारा, मैंने आपको बताया था, आपको क्या करता है, तीसरा काम क्या हमारे स्विच का, ये 3 काम है। लूप अवॉइड कैसे करता है ये, तो ये बेस फंक्शन हमारा स्विच लर्न भी करता है, फॉरवर्ड भी करता है, और लूप भी अवॉइड करता है, ये पूरा ओवरऑल स्विच का काम है, ठीक है। अब आपको बेसिक चीजें भी पता है स्विच के बारे में, हम क्या क्या स्विच में हमने क्या क्या कंसेप्ट सर ये पढ़ लिए तो हमने। हाँ जी सर। सर लेयर 2 का स्विच हो गया है, तो सर लेयर 2 का स्विच है ये। हाँ हाँ, लेयर 3 तो सर और भी होगा, उसमें तो राउटिंग वगैरह भी होगा, बिल्कुल सर। सर वो भी आएगा ना तो। सर बात ये है, लेयर 3 का स्विच सेम काम करता है स्विच के जैसे, उसमें सिर्फ एक फंक्शनैलिटी ऐड हो जाती है राउटिंग वाली, जब आप करवाना चाहते होंगे, ठीक है। आपको पूरा काम बता रखा है लेयर 2 स्विच का, सेम काम वो भी करेगा स्विच, उसमें सिर्फ एक फंक्शनैलिटी ऐड है राउटिंग वाली, कि हाँ आईपी राउटिंग करवाने के लिए राउटिंग टेबल डलवानी पड़ती है, वो काम आपने कर दिया है, ठीक है। राउटिंग अभी जी पढ़ा ही ओके। नहीं है, तो आपको राउटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं पता, थोड़ी थोड़ी पड़ेगी, इसके बाद आपकी राउटिंग शुरू होगी, ठीक है सर। तो लेयर ठीक 3 स्विच जो होता है ठीक। सेम काम नॉर्मल स्विच की तरह भी करता है, बट उसमें एक फंक्शनैलिटी होती है किस चीज की, राउटिंग वाली, आप आईपी एड्रेस यूज कर सकते हो और राउटिंग करवा सकते हो, ठीक है। जी ओके सर। सर आप उसको वैसे हम बाहर वाले नेटवर्क के लिए नहीं रखते, उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड राउटर होता है, क्योंकि राउटर का काम राउटिंग करवाना ही है, उसका काम नहीं है कि अपने यहाँ पर इंटर वो करवाना, इंटर वीलन करवा पाते हैं हम इंटरव्यू राउटिंग, बट हमने बोला जब भी आपको डेटा भेजना होगा तो आपकी कंपनी में मेन कोर राउटर होगा, ठीक है। अभी आप इतना फंडामेंटल समझो, फिर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे, कंपनी में ज्वाइन करोगे किसी, तो आपको और अच्छे से नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट सारा काम यहीं से उठेगा। आपको फंडामेंटल क्लियर होंगे तो वहां पर जाके कोई नई प्रॉब्लम आएगी ढूंढ सकते हो। भाई कोई प्रॉब्लम पहले से प्री डिफाइंड नहीं होती, अगर होती तो पैसे नहीं मिलते उस चीज के, तो वही काम तो अगर पहले से होगा तो मैं खुद ही कर दूंगा। आपको दिमाग लगाना है उस चीज में कि कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, और कोई टफ नहीं होती। हमारी बस सोच की शक्ति होती है कि हम सोच नहीं पाते उस हद तक, तो वो सोचवाना है अपने आप को, ठीक है। डन। तो हमने यहाँ पर अभी स्विच में हमने कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ लिए, एक बार मैं लिखवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, और एक लास्ट टॉपिक बचा वो भी यहाँ मेंशन कर दूंगा। आपने स्विच में वीलैन्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। हमारे स्विच में वीलैन होते हैं, मल्टीपल वीलैन होते हैं, वीलैन भी 2 टाइप के होते हैं, नॉर्मल और एक्सटेंडेड वीलैन। रेंज बताना कितनी कितनी होती है,
सारा 1 से लेके 5, 0 मत बोलना, गलती हो जाएगी, ठीक है। और 106 से लेके 4094 तक, बिल्कुल सही। फंडामेंटल आपको पता है कि हमारे VLAN हमारी 2 की पावर 12 होते हैं, यानी 4096 होती है। 0 से लेके 4095 तक वैल्यू चलती है, ना ही कभी 0 और ना ही कभी 4095 वाला VLAN हम असाइन करते हैं, दोनों रिजर्व होते हैं। तो वैल्यू कहां से शुरू होगी? 1 से लेके 4094 तक, ठीक है, गुड। हमारे पास फिर हमने एक्सेस पोर्ट के बारे में पढ़ा था, एक ही VLAN के मेंबर होते हैं, ठीक है। फिर हमने ट्रंक पोर्ट के बारे में भी पढ़ लिया। ट्रंक पोर्ट में 2 टाइप की इनकैप्सुलेशन, ट्रंक पोर्ट बना तो देते हैं बट ट्रंक पोर्ट के अंदर ही है, एक ISL है सिस्को का बनाया हुआ, और एक 802.1q, ये हमारा क्या है? IEEE का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, ठीक है। मैंने नोट्स भेजे हुए हैं, उसमें मैंने आपको हेडर भी बता के भेजा हुआ है, तो इंटरव्यू में जा रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो तो जरूर देखना उसको, डाउट होता तो कॉल करो, पिंग करो, कुछ ना कुछ करेंगे, कोई यूट्यूब से वीडियो उठाकर दे देंगे ताकि समझ में नहीं आती, वापस पढ़ा देंगे, वापस नहीं पढ़ाएंगे, वीडियो दिखवा देंगे, हेल्प कर देंगे कुछ ना कुछ यार, ऐसे कमेंट। तो मैं बोल दूंगा वापस पढ़ा दूंगा, तुम पढ़ोगे नहीं, अब थोड़ा डरा के बोलेंगे तो पढ़ोगे, ठीक है, डन है। ट्रंक पोर्ट हो गए। फिर हमने क्या पढ़ा बताओ, आप लोग बताओ, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था रविंद्र जी? बिल्कुल नवीन, बिल्कुल सही आंसर, DTP एंड BTP। हमें पता है 2 मोड तो होते हैं, एक्सेस मोड, ट्रंक मोड होते हैं, एक और मोड होता है हमारे पास DTP के अंदर, यानी कौन सा मोड होता है वो? डायनेमिक ऑटो, और एक डायनेमिक ऑटो होता है, और डायनेमिक क्या होता है, याद करो? डिजायरेबल। काम याद है इनका? ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेता है कि सामने वाला अगर जो होगा उसको देख के बनूंगा मैं, पढ़ना DTP VTP उठा के पूछते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। VTP हमारा, जो हमारा VTP था, ये था हमारे एक अपने VLAN की टेबल पूरे नेटवर्क में फैलाने के लिए, है ना, मल्टीपल VLANs क्रिएट करने, एक स्विच में किया, VTP इनेबल किया, तो जितने भी स्विच होंगे इसमें हमारे पास 3 टाइप के वो होते हैं, एक सर्वर बनता है VTP सर्वर मोड, क्लाइंट मोड, और एक ट्रांसपेरेंट मोड, ठीक है, क्लियर है? VTP का काम पढ़ लेना। फिर हमने यहाँ पर क्या शुरू किया था? एक्चुअली हमने यहाँ पर, इससे पहले हमने यहाँ पर और भी चीज करी थी, इंटर VLAN राउटिंग करी थी, है ना, इंटर VLAN राउटिंग आ गई थी। तो इंटर VLAN राउटिंग के लिए हमारे पास जो कंसेप्ट है वो कौन कॉन्सेप्ट है? राउटर ऑन अ स्टिक, सब इंटरफेस बनाते थे यहाँ पर, और यूजिंग लेयर 3 स्विच, है ना, इन दोनों से करी थी। इसमें कंसेप्ट आता है SVI का, सबसे पूछ लेंगे SVI कहाँ पर है? लेयर 3 स्विच में होता था स्विच वर्चुअल इंटरफेस, उसी की मदद से आप यहाँ पर IP असाइन करा पाते थे अपने स्विच को, है ना। फिर हमने यहाँ पर DTP पढ़ लिया, VTP पढ़ लिया, फिर हमने यहाँ पर स्पैनिंग ट्री पढ़ा भी, STP। इसमें हमने नॉर्मल इसके फंक्शंस पढ़े, हमें ये जानने में आया कि PVST क्या होता है, पर VLAN स्पैनिंग ट्री। PVST क्या काम करता है? वही काम करता है, बट जो PVST प्लस क्या काम करता है, उसमें जो ट्रंक पोर्ट स्विच टू स्विच के बीच में इनकैप्सुलेशन होती है वो 802.1q से होती थी, इतना ही डिफरेंस था, ठीक है। फिर हमने RSTP पढ़ा भी, रैपिड स्पैनिंग ट्री। इससे फास्ट होता है हमारा रैपिड स्पैनिंग ट्री से, काम सेम होता है बट ये फास्टर होता है, क्यों? क्योंकि स्टेट कम थी, मैक्स इस टाइमर कम है इसका। हेलो BP2 तो सेम भेज रहा है, इसमें रूट ऑल्टरनेटिव पोर्ट आ गया, बैकअप पोर्ट आ गया, ये कुछ एडिशनल फंक्शंस थे, ठीक है। इसके STP के अंदर ऑप्शनल भी जरूर पढ़ना, क्योंकि आप यहाँ ना पढ़ो तो आपको ये चीज जब आप अपने करियर में आगे जाओगे, CCNP करोगे, वहां पर जरूर पढ़नी पड़ेगी। ऑप्शनल कैसे? पोर्ट फास्ट, BPDU गार्ड, ये चीजें एक्स्ट्रा पता होंगी, आप एक्सप्लेन कर पाओगे। लूप गार्ड, रूट गार्ड, ये ऑप्शनल फीड थी, आपको इनेबल करवाने पड़ता था। बहुत सारे और ऑप्शन होते हैं, सारे तो हम बताते नहीं, क्योंकि CCNP CCI लेवल किस लिए बना रखे, इन चीजों के लिए बना रखे CCNA में। तो CCNA में आपसे बस इतना जानते हैं कि STP पता होना चाहिए, ऑप्शनल फील्ड के बारे में आपको और चीजें पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ठीक है। फिर रैपिड स्पैनिंग ट्री हमने पढ़ लिया अभी, ठीक है। अब जो आपका लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज ईथर चैनल स्विच के अंदर, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है, अभी पढ़ेंगे आज, ठीक है।
ये पढ़ना है, फिर आपका स्विच खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, क्लियर है? तो ईथर चैनल शुरू करते हैं। इसी को हम लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, अभी करवाएंगे। ठीक है, अब देखना, पहले तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। ईथर चैनल से पहले फिर से समझेंगे। हमारे पास ना कुछ आर्किटेक्चर होते हैं, प्री टायर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, हम नेटवर्क जब बनाते हैं ना गाइस, तो हम ऐसे नहीं करते। देखो सुनना, आपने क्या किया, आपके पास मेन राउटर है, R1 है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पर एक स्विच होता है। ठीक है, आप क्या करते हो, इन्हीं स्विच से, मैंने बोला दो स्विच लगा रखे मैंने ऐसे करके, और एंड होस्ट से कनेक्ट कर दिया। ये काम तो अभी भी करेगा ये, है ना, काम तो बिल्कुल करेगा, बट हमारे पास आर्किटेक्चर बनाने पड़ते 3 टायर 2 टायर। उसमें क्या होता है, उसमें आप रैंडमली प्लेस नहीं करते, उसमें आपको एक तरीका है, उसी तरीके से आप बनाते हो नेटवर्क अपना। उसे ध्यान रखोगे तो आप नेटवर्क बना पाओगे। तो ऐसे हम रैंडमली ऐसे उठा के नहीं डालते, हम एक तरीके से बनाते हैं। क्या तरीका है वो? 3 लेयर होती है हमारे पास बेसिकली 3 टायर में। एक होती है कोर लेयर, ठीक है, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। ये ईथर चैनल के अंदर नहीं है, मैं बता रहा हूँ नॉर्मली। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, और फिर होती है हमारे पास एक्सेस लेयर। ठीक है, ये 3 लेयर्स होती है हमारे पास। तो अब ये लेयर क्या करती है, देखो अब आपका जैसे कि मेन राउटर है, ये हमारा कोर लेयर पे आ जाता है। इसी से आपका नेटवर्क में डेटा आएगा, बाहर जाएगा। इंटरव्यूलिंग के लिए भी ये कोर है, एक तरीके से ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो हमारा राउटर हमारी कंपनी का क्या बन जाता है, कोर लेयर। हमें इंटरनेट से मतलब नहीं है, हमें अपने उससे मतलब है। आपका कोर लेयर कनेक्टेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के डिवाइसेस से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के डिवाइस मैंने मान लिए स्विच। आपका लोड कम पड़ता है आपके नेटवर्क में इसमें ऐसे। ठीक है, अब ये स्विच है, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच में आ जाता है। ठीक है, फिर एक स्विच होता जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का स्विच होता है ना, वो एंड होस्ट से कभी कनेक्ट नहीं होता। किससे कनेक्ट नहीं होता? वो आपके बाकी स्विचेस या बाकी डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएगा, बट कभी उससे नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको ना के एक बारी। ये हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का स्विच। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर यानी यहाँ से आपका नेटवर्क, यहाँ पर नेटवर्क रिडंडेंट भी हो जाएगा और मल्टीपल पाथ भी हो जाएंगे यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, और जो हमारा ऐसा लेयर जो हमारे एंड होस्ट से कनेक्टेड होते हैं डिवाइसेस, वो हमारा एक्सेस लेयर आ जाता है। तो जैसे हमारे जो आपके एंड होस्ट से डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, वो आपके एक्सेस लेयर के डिवाइस में होंगे, यानी स्विचेस। काम वही है, स्विचेस बस लेयर वाइज डिवाइड कर दिया है। ठीक है, लेयर वाइज डिवाइस कर दिया कि भाई हमारे कभी भी जो डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के होंगे, कभी एंड होस्ट से कनेक्ट नहीं होंगे, वो यहाँ पर एक्सेस लेयर के डिवाइसेस से कनेक्ट होंगे और कोर लेयर के डिवाइसेस से, ताकि मल्टीपल पाथ भी बन जाए और डेटा भी ट्रांसफर कर दे। अगर एक पाथ आपका ब्लॉक हो जाए, दूसरे पाथ से आप डेटा फिर भी भिजवा पाओ। तो ये 3 लेयर होते हैं, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एक्सेस लेयर, हमारे नेटवर्क में। 2 टायर भी आता है। 2 टायर में क्या होता है, जो आपका कोर लेयर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होते हैं ना, वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, एक ही लेयर होगी या दो, आपकी क्या हो जाएगी, आपकी वही कोर लेयर। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है, 3 लेयर का आर्किटेक्चर, यानी 3 लेयर होती है, कोर लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एक्सेस लेयर। कभी डिस्ट्रीब्यूशन लेयर आपके एंड होस्ट से कनेक्टेड नहीं करते। ठीक है, अब ईथर चैनल शुरू करते हैं आपके लिए।
अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बोला है सर आपके सामने डायग्राम बना रखी है, ठीक है, दिख रही होगी आप लोगों को, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का स्विच है और ये कौन सी लेयर का स्विच है, एक्सेस लेयर का। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपकी एक्सेस लेयर के स्विच से यहाँ पर 40 लोग कनेक्टेड है, ठीक है, एंडोस कनेक्टेड है। मैंने बोला यहाँ पर आपके पास ये मैंने बोल दिया आपके फास्ट ईथरनेट के पोर्ट थे, 100 Mbps के सपोर्ट करते हैं, F0/1 और F0/1, इस तरफ का भी अपना कोई भी पोर्ट नंबर हो सकता है, ठीक है। फास्ट ईथरनेट तो कितने स्पीड सपोर्ट करेंगे, 100 Mbps, है ना। अब ये सारे के सारे डिवाइस नेट यूज कर रहे हैं। अब भाई ये इनका लोड अगर इन देखो, अगर ये डेटा भेज रहे हैं इससे ज्यादा अमाउंट का तो भेज नहीं पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, कुछ डेटा ड्रॉप होने लग जाएगा। अब थाली पहले थाली अब मैंने बोला यहाँ पर 40 छोड़ो, यहाँ पर एक ही बंदा आता है, यहाँ पर 40 की जगह एक ही बंदा होता तो वही पूरी की पूरी 100 Mbps अपने हिसाब से कंज्यूम करता। बट यहाँ आप 40 बंदे आ गए तो ये 40 अपने डेटा भेज रहे होंगे, और जो बीच का रास्ता है वो 100 Mbps का रास्ता है, तो वो ज्यादा डेटा भेज ही नहीं पाएगा यहाँ पर। तो उसका कोई उपाय बताओ क्या कर सकते हैं हम, अगर ये लोग ज्यादा डेटा भेज रहे हैं, इसके जो एक्सेस लेयर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच के बीच में आपका लिंक है उनके कंपैरेटिव, तो क्या क्या उपाय है। नहीं, अरे रास्ता एक ही है यार, आप बोलोगे सर एक और रास्ता खोल दो, ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सर यहाँ पर अगर ये 100 इसका एमबीपीएस का, मैंने बोला ये 100 एमबीपीएस का डेटा लिंक है और वो डेटा भेज रहे हैं 400 एमबीपीएस का, ये चारों मिला के जो इनका कंबाइंड डेटा आ रहा है वो 400 एमबीपीएस, इस रास्ते से तो ज्यादा ही डेटा आ रहा है, ट्रैफिक लग जाएगा, कुछ डेटा ड्रॉप होने लग जाएगा। तो किसी ने मुझे इनका लिंक बढ़ा दो, ये लिए बोल रहे हो, देखो हम क्या कर सकते हैं, जो नॉर्मल लोग बोलते हो, बोलते सर इनके बीच में एक और केबल लगा दो, तो हम भी इसका डेटा सपोर्ट कर रहे हैं ना ये, हमारे पास और भी पोर्ट्स होंगे स्विच में, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एक सेकंड दीजिएगा, इन्होंने बोला सर एक काम करो ना, 4 केबल और लगा दो इन लोग इनके बीच में, तब तो ये कुछ डेटा 100 MB, ये सारे फास्ट इथरनेट के पोर्ट्स थे, तो अब 100 MBPS यहाँ से, 100 MBPS यहाँ से, 100 MBPS यहाँ से, 100 MBPS यहाँ से जा सकता है, रास्ता बढ़ गया ना। बिल्कुल, अरे अभी तुम स्पैनिंग ट्री पढ़ के आ रहे हो, स्पैनिंग ट्री पढ़ के आ रहे हो, स्पैनिंग ट्री में जब आपके पास ऐसा कुछ होता था, लूप बन जाते थे, लूप नहीं बनेगा यहाँ पर, बताओ कि अगर यहाँ से ब्रॉडकास्ट गया यहाँ जाएगा तो फिर वो यहाँ से आउट कर देगा, यहाँ से आउट कर देगा, यहाँ से आउट कर देगा, फिर यहाँ से इन जाएगा, समझ रहे हो। तो स्पैनिंग ट्री अपना रूल भी तो प्ले कर रहा है, वो इन पोर्ट्स को क्या कर देगा, कुछ पोर्ट्स को ब्लॉक कर देगा। सुनना, ये आपके एक्सेस लेयर के स्विच थे जो एंडोस से कनेक्टेड है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का स्विच है जो आपके एक्सेस लेयर के स्विच से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला, कंजेशन हुआ कहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच 1 पे, क्या अगर आप यहाँ पर आपकी जो बैंडविड्थ है उससे ज्यादा का डेटा हमारे एंडोस कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहां पर वो डेटा ड्रॉप होने लग जाएगा, कंजेशन होने लग जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं यार, हम यहाँ पर एक उपाय था कि सर ने बताया कि सर सुमित सर ने बताया कि सुमित सर बोल रहे हैं कि यहाँ पर केबल्स अटैच कर दो, ये लो कर दी मैंने, अब 100 MBPS के ये, 100 MBPS का ये, 100 MBPS का ये, 100 MBPS का ये डेटा जा सकता है लॉजिकली। बट लूप बनेंगे, और पहली बात ये एसटीपी हर स्विच में पहले से इनेबल होता है ना, तो एसटीपी करता क्या था, कुछ पोर्ट्स को हमारा एक्टिव रख देगा फॉरवर्डिंग में और कुछ पोर्ट्स को, अब देखना पता क्या करेगा सर, यहाँ पर दिखेगा कुछ पोर्ट्स को उसने फॉरवर्डिंग कर दिए, ठीक है, और बाकी पोर्ट्स को कर दिया उसने, आपने केबल तो लगा दी बट एसटीपी भी तो अपना काम कर रहा है, वो कुछ ऐसा कर देगा। अरे आपने केबल लगा दी बट फिर भी डेटा सिर्फ एक ही रास्ते से जा पाएगा, वही 100 MBPS का, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, पोर्ट्स और वेस्ट हो गए हमारे। तो ये कोई तुक नहीं था, एसटीपी भी वहां पर रोल प्ले करता है, एसटीपी को हम ब्लॉक भी नहीं कर सकते यार, एसटीपी बंद हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, लूप बन जाएंगे, ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग पैदा होने लग जाएगा, मैक एड्रेस फ्लैपिंग होने लग जाएगी, है ना, साफ सीधी बात है। खुद इमेजिन करो यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ईथर चैनल है, ईथर चैनल क्या करता है, सुनना, ईथर चैनल आप केबल्स तो लगाओगे ऐसी बहुत सारी, आपको पता है एक ही उपाय है, 100 MBPS का डेटा है और ज्यादा स्पीड करनी है, तो एक हम यूज करते हैं ईथर चैनल, केबल ऐसी लगाओगे। बट जब ईथर चैनल चलाओगे ना तो क्या करता है, लॉजिकली ये जो केबल्स हैं, ये ये फिजिकल केबल्स थी, ये लॉजिकली एक ही इंटरफेस बन जाती कंबाइन होके, यहाँ पर 4 अलग अलग हमारे इंटरफेसेस थे, ठीक है, तभी एसटीपी यहाँ पर कुछ पोर्ट्स को ब्लॉक कर पा रहा है। मैंने बोला लॉजिकली ईथर चैनल क्या करता है, इन चारों इंटरफेस को कंबाइन कर देता है लॉजिकली, फिजिकली नहीं, लॉजिकली, कि इन सबको वो एक ही पोर्ट मानेगा, उसने बोल दिया पोर्ट चैनल 1 और इस तरफ भी पोर्ट चैनल 1।
तो अब वो अलग अलग नहीं मानेगा, वो बोलेगा ये सारे के सारे एक ही पोर्ट है। डेटा इन चारों में से जाएगा बट इनको ट्रीट करेगा वो एक ही पोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एसटीपी ब्लॉक नहीं कर पाएगा। तो एसटीपी काम करता है ना, तो अगर एक ही लिंक होगा तो वो दोनों तरफ क्या करता है, फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग या ब्लॉक है ना, अपना काम करेगा बट ऐसे बाकी तीन को ब्लॉक नहीं करेगा। तो वो सारे भी एक्टिव रहेंगे डेटा भेजने के लिए। एसटीपी का भी काम हमारा यहाँ पर बच गया, एसटीपी बंद नहीं किया। एसटीपी उनको भी एक ही पोर्ट मान रहा है, दोनों तरफ है यहाँ पर चार चार पोर्ट, पर क्या मान रहा है वो एक ही पोर्ट मान रहा है, पोर्ट चैनल 1 के नाम से जो हमने यहाँ पोर्ट बनाएंगे भी, ठीक है। तो हम ईथर चैनल की मदद से क्या करते हैं, मल्टीपल लिंक्स को एग्रीगेट कर देते हैं। एग्रीगेट यानी कंबाइन कर देते हैं लॉजिकली। मल्टीपल लिंक्स को हम क्या कर देते हैं, एग्रीगेट कर देते हैं, यानी लॉजिकली कंबाइन कर देते हैं। इनको बोलते हैं भाई ये अलग अलग पोर्ट नहीं है, अब ये सारे के सारे एक ही पोर्ट है बताने के लिए। तो एसटीपी फिर वहां पर अपना काम भी कर रहा होता है और वो ब्लॉक भी नहीं करता, हमारे जैसे यहाँ पर ही ब्लॉक करे हुए ना, ये ब्लॉक नहीं होंगे, ये बोलेगा एक ही पोर्ट है सारे। तो अब यहाँ से डेटा जाएगा चारों से ही, बट वो बट मानेगा एक ही पोर्ट है, ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पर वही अब जो मैंने बताया वहां पर लिखा हुआ भी, ये पढ़ते हैं इसे। तो व्हाट इज ईथर चैनल और कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है ईथर चैनल, व्हेन अ बैंडविड्थ ऑफ द इंटरफेस कनेक्टेड टू द एंड होस्ट इज ग्रेटर देन द बैंडविड्थ कनेक्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। यानी जो बैंडविड्थ आपकी यहाँ कनेक्टेड है और जो बैंडविड्थ यहाँ कनेक्टेड थी, जो ये डेटा भेज रहे हैं ज्यादा भेज रहे हैं इन दोनों की बैंडविड्थ से ज्यादा, तो हमें प्रॉब्लम पड़ जाती है। इसको बोलते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन। अरे यहाँ पर सिर्फ 12 बच्चे बैठ सकते हैं, यहाँ मैम ने बिठा दिए 50 बच्चे, बैठ पाएंगे नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर अपनी क्लास को बड़ा करना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज है कि ऐसे ही जब हमें 50 बंदे का डेटा भिजवाना है तो हमें लिंक्स तो और बनाने पड़ेंगे, तो हमने वो बनाए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे जो आपकी लिमिट थी, आप जब उससे ज्यादा अमाउंट का डेटा भिजवा देते हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, ओवर सब्सक्रिप्शन। सर थोड़ा बहुत ओवर सब्सक्रिप्शन हर कोई करता है, चलता है, एडजस्ट कर लेंगे वो, ठीक है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे बंदे एक ही टाइम पे डेटा भेज रहे हैं, बट जब भेजेंगे तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत ओवर सब्सक्रिप्शन हमारे नेटवर्क में चलता है, बट ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कंजेशन क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और इफ यू कनेक्ट टू स्विचेस टुगेदर विथ मल्टीपल लिंक्स, आपने दो स्विचेस को मल्टीपल लिंक से जोड़ दिए, ऑल एक्सेप्ट वन विल बी डिसेबल बाय स्पैनिंग ट्री। यानी हमारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे यहाँ पर कुछ डिसेबल हो जाएंगे एक को छोड़ के। देख रहे हो, स्पैनिंग ट्री ने इस तरफ फॉरवर्ड में करे हुए थे बट इस तरफ तीन हमारे ब्लॉक में कर दिए, तो ये प्रॉब्लम थी। तो हम क्या करते हैं, हम स्पैनिंग ट्री को भी रोक नहीं सकते यार, स्पैनिंग ट्री को रोक देंगे तो भाई हमारे यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट रॉन्ग, ठीक है। अदर लिंक्स विल बी अनयूज्ड द एक्टिव लिंक। अब आपने मल्टीपल पोर्ट तो लगा दिए बट डेटा अभी भी सिर्फ एक ही पोर्ट से आ रहा है, बाकी पोर्ट स्पैनिंग ट्री ने ब्लॉक करे हुए हैं, तो नॉर्मल ट्रैफिक ही भेज नहीं पाता, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ईथर चैनल यूज करते हैं। मल्टीपल लिंक्स तो बना देते हैं, केबल लगाओगे बेझिझक होके, फिर आप यहाँ पर ईथर चैनल की मदद से कमांड चलाओगे कुछ, उसकी मदद से क्या होता है, जब भी आपको नेटवर्क टोपोलॉजी में ऐसी डायग्राम दिखेगी, मल्टीपल लिंक्स के बीच में एक सर्कुलर रिंग दिख रही है, तो यानी यहाँ पर क्या फॉर्म है, इन चारों पोर्ट्स के बीच में ईथर चैनल बना हुआ है। तो ईथर चैनल की पहचान ही होती है, एक सर्कुलर लिंक बना रखा होता है जैसे यहाँ बना रखा है, तो इससे पता चल जाता है कि लॉजिकली है तो फिजिकली चार अलग अलग, बट ईथर चैनल यहाँ पर यूज हो रहा है और इनको एग्रीगेट करके एक ही लिंक बना दिया हमने, ठीक है। तो ईथर चैनल क्या करता है, ईथर चैनल ग्रुप करता है मल्टीपल इंटरफेसेस टुगेदर टू एक्ट एज अ सिंगल इंटरफेस, ताकि वो एक्ट करे कि मैं एक सिंगल इंटरफेस ही हूं। मल्टीपल इंटरफेस को उसने एक इंटरफेस की तरह एक्टिंग करा है और काम भी करवाता है, ठीक है। तो एसटीपी यहाँ पर क्या ट्रीट करेगा, उसको एक सिंगल इंटरफेस ही मानेगा, मल्टीपल ऐसे इंटरफेस नहीं मानेगा। तो वो यहाँ पर बाकी लिंक्स को ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। तो और यहाँ पर फिर क्या होता है, जो ट्रैफिक होता है, ईथर जो भी ट्रैफिक है, अब ये नहीं कि सिर्फ एक ही लिंक से डेटा जा रहा है कि आपने कंबाइन कर दिया सिर्फ ऊपर वाले लिंक से ही 100 Mbps का 400 बन गया, नहीं। डेटा इन 100 इन चारों लिंक से जाता है, ठीक है। ट्रैफिक यूजिंग ईथर चैनल विल बी लोड बैलेंस अमंग द फिजिकल इंटरफेस इन द ग्रुप। तो यहाँ जो ग्रुप बना है कुछ ट्रैफिक ऊपर वाले लिंक से जाएगा, कुछ ट्रैफिक नीचे से, कुछ ट्रैफिक यहाँ, कुछ ट्रैफिक यहाँ, चारों लिंक से जाएगा हमारा ट्रैफिक। ईथर चैनल अपने आप लोड बैलेंस करवाएगा। लोड बैलेंस यानी कुछ ट्रैफिक ऊपर वाले लिंक से, कुछ ट्रैफिक नीचे वाले लिंक से, कुछ ट्रैफिक उसके आगे वाले लिंक से, जो भी उस ग्रुप में होंगे। और एक एल्गोरिथम होती है जिससे ये पता लगाते हैं कि कौन सा ट्रैफिक कौन से लिंक से भेजना,
मतलब कि ईथर चैनल के अंदर रैंडमली नहीं जाता, अपने आप सेलेक्ट नहीं करता, एक एल्गोरिथम होती है जो अपने आप बोलती है कि भाई साहब तू FH0/1 से भेजियो, FH0/2 से भेजियो, 3 से भेजियो, समझ रहे हो, उसी ईथर चैनल के अंदर। तो सर हमारे ईथर चैनल का एक और नाम है, उसको क्या बोलते हैं हम, पोर्ट चैनल और लिंक एग्रीगेशन ग्रुप। तो दो नाम से हमारा ईथर चैनल जाना जाता है। क्या क्या नाम है हमारे पास, नाम पोर्ट चैनल के नाम से भी जानते हैं सर, लिंक एग्रीगेशन ग्रुप, ठीक है। कभी आपको बोल दे भाई आपको लिंक एग्रीगेट करना था, यानी किसकी बात हो रही है, हाँ, और पोर्ट चैनल के नाम भी आ गया तुम्हें, यानी ईथर चैनल। तो दो नाम है इसके, और पोर्ट चैनल, और काम एक ही है कि मल्टीपल लिंक्स को ग्रुप कर देता है, एक ही लॉजिकल इंटरफेस की तरह मानते हैं, ठीक है। लिख ले रविंद्र जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ईथर चैनल, अब लोड बैलेंस, अब आगे ईथर चैनल बनाने से पहले लोड बैलेंस वाला बताते हैं थोड़ा कंसेप्ट कि सर लोड बैलेंस कैसे करता है। सर ईथर चैनल यहाँ पर लोड बैलेंस करता है फ्लो के ऊपर, फ्लो क्या है भी बताऊंगा, ठीक है। अ फ्लो इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू नोड्स इन अ नेटवर्क, यानी सुनो, ये PC1 है और यहाँ पर ये सर्वर 1 और PC ये प्रिंटर 1 है। यहाँ पर ए सिंक, यहाँ पर स्विच 1 और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 है, इनके बीच में क्या लिंक फॉर्म हो रखा है यहाँ पर, ईथर चैनल। जब PC1 ने डेटा भेजा होगा, इस स्विच पे आया, ईथर चैनल चल रहा था, तो ईथर चैनल पे एक एल्गोरिथम और काम कर रही थी अपने आप ही। अब वो बताएगी PC1 का डेटा है, इस डेस्टिनेशन के पास पहुंचाना है, ठीक है, तो बोलेगी PC1 डेटा हम ऊपर वाले लिंक से ही भेजेंगे, उसने ये बताया। तो जितना भी डेटा PC1 का आ रहा होगा इस पर्टिकुलर PC के लिए, प्रिंटर के लिए, वो सारा का सारा डेटा ऊपर वाले लिंक से जाएगा ऑटोमेटिकली। अब PC2 भी भेजा था डेटा कुछ, PC2 भी प्रिंटर को भेज रहा है, मानते हैं किसी को भी भेज सकता है। तो वापस डेटा स्विच 1 के पास आया, डेटा यहाँ से भिजवाना, ईथर चैनल से भिजवाना है, तो ईथर चैनल ने वापस लोड बैलेंसिंग के एल्गोरिथम चलाई हुई अपने आप, आइडेंटिफाई किया कि भाई PC2 जो डेटा प्रिंटर 1 के पास जाता है वो स्विच ये लिंक 2 से भेजेगी डेटा। तो सारा का सारा डेटा जितने भी फ्रेम्स आएंगे वो सारे हमारे किससे आएंगे, ऐसी कोई भी भेजे तो वहां पर वो अपने आप ही लोड बैलेंस करवाता रहता है अपने आप ही, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक, अपने आप वो एल्गोरिथम यूज करेगा उसके बेसिस में, ठीक है। तो फ्रेम इन द सेम फ्लो, जैसे जो PC1 का फ्लो था, सारे के सारे फ्रेम एक ही सेम फिजिकल इंटरफेस से कैरी होते जो मैंने बताया, ठीक है। इफ द फ्रेम इन द सेम फ्लो वर फॉरवर्डेड यूजिंग डिफरेंट फिजिकल इंटरफेस, सम फ्रेम में अराइव इन द डेस्टिनेशन आउट ऑफ ऑर्डर, यानी अगर सुनो, अगर हम कुछ PC1 के फ्रेम ऊपर से भेज दिए, कुछ नीचे से भेज दिए, तो कुछ फ्रेम हमारे जल्दी भी आ सकते, कुछ लेट भी आ सकते, डिपेंडिंग ऑन द कंजेशन, जितना ट्रैफिक है उसके बीच में। कुछ ऊपर वाला लिंक ज्यादा खाली होगा तो जो जल्दी पहुंच जाएगा, नीचे वाला ज्यादा। तो कुछ जो हमारे फ्रेम है जल्दी पहुंच जाएंगे, कुछ लेट पहुंचेंगे। तो जो ऑर्डर होता है 1 2 3 4 5 सीक्वेंस आगे भेजते हो, वो हमारा मिसमैनेज हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ एक ही फिजिकल लिंक से डेटा भेजते हैं ईथर चैनल में, जब भी हम लोड बैलेंस करवा रहे हैं। तो ये आइडिया है सारे के सारे फ्रेम्स को एक ही फ्लो में भेजने का, ठीक है। अब ये जो आपकी कैलकुलेशन होती है कि भाई कौन से क्यों PC1 का डेटा ऊपर वाले से जाएगा या PC2 का नीचे वाले से जाएगा, वो कैसे डिपेंड कर रहा है, जो एल्गोरिथम है वो डिपेंड करती है इस चीज पे। या तो आप सोर्स मैक एड्रेस के बेस में डिपेंड कर सकते हो कि अगर PC1 का मैक एड्रेस का कोई डेटा आ रहा है तो वो सारा ऊपर से ही जाएगा। या तो आप डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेसिस में ये करवा सकते हो एल्गोरिथम कि भाई प्रिंटर 1 के लिए जो भी डेटा आएगा वो ऊपर वाले लिंक से ही जाएगा। इसके बेस बेस में आप करवा सकते हो ईथर चैनल में लोड बैलेंसिंग। या तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को देख के आप बोल सकते हो कि अगर PC1 डेटा भेज रहा है प्रिंटर 1 के लिए, दोनों का मैक एड्रेस पर डिपेंड हो रहा है ना ये, तो इन दोनों मैक एड्रेस में अगर वैल्यू होगी तो वो जाएगा ऊपर वाले लिंक से इसी ईथर चैनल के अंदर। ऐसी सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP, इन सबके बेसिस में भी आप ये जो लोड बैलेंसिंग है करवा सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि अब देखो कमांड्स में आते हैं, अभी तो मैंने ईथर चैनल स्टार्ट नहीं करा, लोड बैलेंसिंग की कमांड दिखा रहा हूँ। तो अभी मैं कौन कौन से स्विच में हूँ, एक्सेस लेयर स्विच 1 जो ऊपर डायग्राम में था, वहां पर मैंने कमांड क्या चलाई, शो। तो ये बता रहा है अभी जो अगर ईथर चैनल चलेगा जो लोड बैलेंस करेगा ये किसके बेसिस में करवाएगा, किसके बेसिस में करवाएगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP। तो आपको पता है OSI लेयर में जब भी कोई डेटा भेजता है तो सारी चीजें आगे भेजता है। तो जो ईथर चैनल लोड बैलेंस करवाएगा वो सोर्स एंड डेस्टिनेशन IP के बेसिस में कराएगा। अच्छा,
अगर PC1 की आईपी आ रही है और डेस्टिनेशन की आईपी Printer1 की है, तो ही मैं ऊपर वाले लिंक से डेटा भिजवाऊंगा, सारे के सारे फ्रेम्स को इसी लिंक से भिजवाऊंगा इसके बेसिस में, ठीक है। तो अभी जो लोड बैलेंस हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। चेंज करना है तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना पड़ेगा। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया मैं यहाँ पर ईथर चैनल के, यहाँ पर मैंने कमांड टाइप करी क्या, हाँ, पोर्ट चैनल लोड बैलेंस, और मैंने यहाँ कर दिया सोर्स हाइफन डेस्टिनेशन मैक एड्रेसेस, ठीक है। तो इसके बेसिस में आप यहाँ पर क्या होगा, लोड बैलेंसिंग हो गया, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि आप किस किस बेसिस में लोड बैलेंस करवाना चाहते हो, तो देखो ये तो आपको अभी आपने बोला मैं सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेसिस में लोड बैलेंस करवाना चाहता हूँ ईथर चैनल से, अपने आप नहीं लग जाएगा फिर ईथर चैनल। अगर आप और भी ऑप्शन देखना चाहते हो जो मैंने बताया था, सोर्स डेस्टिनेशन आईपी दोनों, तो आप वही है पोर्ट चैनल लोड बैलेंस, क्वेश्चन मार्क मारना, स्पेस मारने के बाद तो जितने भी ऑप्शन अवेलेबल होंगे लोड बैलेंस के बाद वो सारे यहाँ पर लिखे हुए। तो हमने अभी यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन मैक चुना था, तो ये रहा वो, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें पता था इसलिए हमने चुना। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है। तो अब ईथर चैनल समझ में आया कि ईथर चैनल की मदद से हम मल्टीपल इंटरफेस को कंबाइन कर पाते हैं, ताकि एसटीपी कोई इंटरफेस को ब्लॉक ना कर पाए और डेटा हम भिजवा पाए। और वो हमें क्यों करना पड़ रहा है ईथर चैनल, क्योंकि जो हमारे एंडोस कनेक्टेड है वो ज्यादा डेटा भिजवा रहे हैं जो हमारे लिंक से ज्यादा, तो हमें मल्टीपल लिंक बनाने पड़ जाते हैं। मल्टीपल लिंक लगाएंगे दो स्विचेस के बीच में, तो एसटीपी पढ़ते हुए आ रहे हो, कुछ पोर्ट हमारे ब्लॉक हो जाएंगे, तो वही घुमा फिरा के बात हुई पड़ जाएगी, एक ही लिंक से डेटा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल लिंक्स को कंबाइन कर देते हैं ताकि वो ईथर चैनल बन जाए और वो लॉजिकली एक ही इंटरफेस बन जाएगा, ठीक है। अब कॉन्फ़िगर करते हैं ईथर चैनल। सर ईथर चैनल बनाने के दो तीन तीन तरीके हैं, दो है आप बढ़िया तरीके, तीसरा भी और बढ़िया तरीका, ठीक है। तो एक तरीका है PAGP LACP स्टैटिक, नाम से मत डरना, बहुत इजी है, ठीक है। जो हमारा PAGP है उसकी फुल फॉर्म क्या है, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। LACP की है लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, और एक स्टैटिक। तो ये दोनों तरीके हैं ऑटोमेटिकली बनाने के। अभी सुनना, एक चीज होती है एक टाइम पे आप 8 ही लिंक को कंबाइन कर सकते हो, 8 से ज्यादा ईथर चैनल अलाउ नहीं करता, इतना ध्यान है। तीन मेथड होते हैं हमारे पास ईथर चैनल बनाने के लिए, एक PAGP पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, एक लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, स्टैटिक ईथर चैनल। तीनों बहुत इजी हैं, कंसेप्ट पता होना चाहिए फिर आप काम भी कर लोगे, ठीक है। अरे DTP पढ़ते भाई, DTP पढ़ा था, DTP डायनेमिक ट्रंकिंग, क्या करता था वो, है ना। बस ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा वो डिट्टो यही है, बट ध्यान रखना भी। और कितने हम लिंक्स को एक टाइम पे कंबाइन कर सकते हैं, 8, 8 से ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अप टू 8 इंटरफेस कैन बी फॉर्म इनटू अ सिंगल ईथर चैनल, ठीक है। बट LACP क्या करता है, LACP ना आप 16 को अलाउ कर सकते हो, बट एक टाइम पे 8 ही रहेंगे, एक टाइम पे 8 ही एक्टिव रहेंगे, जो बाकी 8 होंगे वो स्टैंड बाय में होंगे। कि उन 8 में से कोई एक डाउन चले जाएगा भी, तो जो स्टैंड बाय में था वहां से उठ के एक आ जाता है। तो ईथर चैनल पे आप एक टाइम पे 8 ही लिंक को एग्रीगेट कर सकते हो। बट LACP में एक कंसेप्ट है कि हम 16 को यूज कर सकते हैं, 16 लिंक को बना सकते हैं, बट एक टाइम पे 8 ही रहेंगे, जो बाकी 8 है वो हमारे क्या हो जाएंगे, स्टैंड बाय में होंगे, कि बैकअप के लिए होंगे, कि भी हमारा उन 8 में से एक डाउन चले जाए तो 7 बच जाएंगे, ऐसे तो नहीं, हमारे पास बैकअप में है ना LACP में, वहां से उठ के एक रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहला मेथड कहां से शुरू करेंगे, ईथर चैनल बनाएंगे, इन दोनों के बीच में ये जो पोर्ट्स हैं इनको कंबाइन करेंगे, कौन से तरीके से, PAGP से, ठीक है, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब मैं कौन से स्विच में हूं अभी, एक्सेस लेयर, ठीक है। तो मैंने देखो अब मुझे एक साथ मल्टीपल इंटरफेस, मैं अभी इस वाले स्विच में हूं, तो इसके पोर्ट को मैं अभी कंबाइन कर रहा हूं, दोनों तरफ आपको ईथर चैनल चलाना पड़ेगा, ठीक है। मैं गया ASW1 में, एक्सेस लेयर स्विच 1 पे, इंटरफेस रेंज gig0/0 से लेकर कहां तक, 3 तक, इसमें गया तो एक साथ इन सारे इंटरफेस में कमांड चला पाऊंगा मैं। अब चलाने की कमांड क्या होती है, देखो मैं इन सारे इंटरफेस के अंदर हूं, मैं अभी यहाँ पर कमांड क्या चलाई मैंने, चैनल हाइफन ग्रुप, चैनल नंबर बताया आपको ना, चैनल नंबर बताना पड़ता है,
ठीक है, कि ये सारे के सारे चैनल नंबर 1 या चैनल नंबर 2 किस में बनाना चाहते हो। तो मैंने बोला ग्रुप चैनल ग्रुप 1। मोड यानी आपको अब मोड से पता चल जाएगा पीएजीपी यूज कर रहे हो या एलएसीपी यूज कर रहे हो। हम कौन सा मोड यूज कर रहे हैं? पीएजीपी। तो यहाँ पर देखो पीएजीपी कर रहा हूं तो मेरे पास जो दो मोड अवेलेबल होते हैं वो होते हैं हमारे पास क्या, एक ऑटो और एक डिजायरेबल। ऑटो और एक डिजायरेबल, ये डीटीपी के नाम जैसे लग रहे हैं, काम भी वैसे ही करते हैं। तो यहाँ पर ऑटो वाला क्या बोलता है, ऑटो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, या तो आप देखो ऑटो सामने वाले को देखेगा कि यहाँ पर ईथर चैनल बना हुआ है, अपने आप नहीं बनाएगा। वो ये कि सामने वाला बना हुआ तो बन जाऊंगा, नहीं बना हुआ तो भाई देख लूंगा मैं, अपने आप तो नहीं बनाऊंगा। और डिजायरेबल सेम काम करता है, वो इनेबल, वो पीजीपी इनेबल, सामने वाला तो देख रहा है, सामने वाला फिक्स नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बना दूंगा। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर ऑटो और डिजायरेबल दो मोड होते हैं पीएजीपी के अंदर। पीएजीपी के अंदर कौन कौन से दो मोड होते हैं? सेम वही तरीका है जो वहां पर करते थे। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया, डिजायरेबल। इस तरफ क्या बोल दिया मैंने, डिजायरेबल। इनमें से कोई दोनों तरफ आपको बनाने पड़ेंगे। ऑटो ऑटो कभी नहीं बनाते, ऑटो और एक डिजायरेबल बना देगा। ठीक है, सुनना, ऑटो प्लस ऑटो कभी क्या फॉर्म नहीं करता, ईथर चैनल। अरे सामने भी ऑटो है और यहाँ पर भी ऑटो है, ये दोनों शरीफ थे भाई साहब, आप बताओ भाई साहब, आप बताओ। अरे तुम में से कोई बताएगा तो वहां पर ईथर चैनल कोई फॉर्म नहीं होगा। अब डिजायरेबल डिजायरेबल क्या होते हैं भाई साहब, मैं तो कोशिश करूंगा ईथर चैनल बनाने की। तो एक तरफ ईथर चैनल होगा ना, तो दूसरी तरफ वाला अपना मतलब कि एक तरफ डिजायरेबल होगा तो दूसरी तरफ ऑटो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ डिजायरेबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ईथर चैनल बनेगा ही बनेगा। सिर्फ ऑटो और ऑटो में ईथर चैनल नहीं बनता, ऑटो और डिजायरेबल में ईथर चैनल बन जाता है, डिजायरेबल और डिजायरेबल में क्या हो जाता है, ईथर चैनल बन जाता है। यानी इस तरफ आपने सारे पोर्ट डिजायरेबल कर दिए और इस तरफ आपने मैंने बोल दिया डिजायरेबल कर दिए। तो डिजायरेबल डिजायरेबल क्या बना देते हैं, ईथर चैनल। मैंने बोला सामने ऑटो भी रख दिया आपने, तो क्या बन जाएगा हमारा, इस तरफ बन जाएगा सर, 100% बन जाएगा। ठीक है, एक सेकंड दो, समझ में आ रहा है रविंद्र जी? अवधेश कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो देखो चैनल ग्रुप नंबर, हमारे जितने भी इंटरफेसेस आप कंबाइन कर रहे हो स्विच में, वो मैच होने चाहिए। यानी आप इंडिविजुअली ले रहे होते हैं यहाँ पर रेंज कमांड की जगह, तो आपको चैनल ग्रुप 1 में डालना पड़ता है, चैनल ग्रुप 1 में, चैनल ग्रुप 1 पे, इन सबको एक ही चैनल ग्रुप में आने चाहिए, तभी वो मानेगा, ये एक ही पोर्ट बनेंगे। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर देखो चैनल ग्रुप नंबर हैज टू मैच फॉर ऑल द मेंबर ऑन द सेम स्विच। जो भी आप कंबाइन करते हो उन सब में चैनल ग्रुप नंबर सेम होना चाहिए। हाउएवर जरूरी नहीं है कि अदर ग्रुप, जो अदर सामने स्विच है उसमें भी चैनल नंबर सेम हो। इस तरफ आपने चैनल नंबर 1, चैनल ग्रुप 1 यूज किया, तो आप यहाँ पर चैनल ग्रुप नंबर 2 भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर पोर्ट चैनल 2 के नाम से एक इंटरफेस बनेगा, यहाँ पर पोर्ट चैनल 1 के नाम से एक लॉजिकल इंटरफेस बन जाएगा। ठीक है, आप 1 1 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जरूरी नहीं है। ठीक है, चैनल ग्रुप 1 ऑन ए अपना एक्सेस लेयर स्विच 1 कैन फॉर्म ईथर चैनल विद चैनल ग्रुप 2 ऑन डी डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपकी पीएजीपी की कॉन्फ़िगरेशन है। इंटरफेस में जाना है, चैनल ग्रुप कमांड डालनी पड़ेगी, फिर चैनल ग्रुप नंबर 1 2 3 जो भी आपको चाहिए। ठीक है, मोड पीएजीपी के दो होते हैं, ऑटो और डिजायरेबल। ठीक है, तो वहां पर आपका ईथर चैनल बन जाएगा। अब आते हैं एलएससीपी में। एलएससीपी भी सेम है, बट यहाँ पर देखो एलएससीपी में हमारे पास एक ऑप्शन था कि 18 आप बना सकते हो, 16 बना सकते हो, एक टाइम पे 8 ही रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब देखो सेम कमांड है, अब इंटरफेस में जाना पड़ेगा मुझे इस स्विच 1 के। मैं गया, यहाँ पर देखो इंटरफेस रेंज कमांड दिख रही है आपको यहाँ पर, तो यानी मैं इन सारे इंटरफेस में एक साथ हूँ। यहाँ पर भी मैंने चैनल ग्रुप और अपने हिसाब से मैंने 1 ले लिया। अगर मैं उसी डायग्राम में एलएससीपी यूज करना चाहता था, अब एलएससीपी के लिए भी वही तरीके हैं, ग्रुप चैनल, चैनल नंबर तो बताना पड़ेगा 1 2 3 जो भी लेना है, इन सारे इंटरफेस में सेम चैनल ग्रुप नंबर होना चाहिए। ठीक है, मोड एलएससीपी पढ़ रहे हैं, पीएजीपी में हमारे दो मोड थे सर, एलएससीपी से पहले पीएजीपी के मोड बताओ क्या क्या थे? ऐसे ही एलएससीपी के दो मोड है हमारे पास, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव, अगर आपको याद नहीं आ रहे तो मोड के बाद क्वेश्चन मार्क मानना, आपको सारे वो दिख जाएंगे ऑप्शंस।
एक्टिव चाहिए, वो चाहिए, क्या चाहिए, सब दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमारे पास देखो, जैसे हमारे वहां ऑटो ऑटो थे, जैसे हमारे पास वहां ऑटो ऑटो थे, सेम यहाँ पर भी है, बस नाम चेंज है। सेम काम जैसे जो ऑटो ऑटो कर रहा था, यहाँ पर अब कौन कर रहा है, वो पैसिव कर रहा है। जो वहां पर डिजायरेबल था, वो यहाँ पर कौन कर रहा है, एक्टिव। ठीक है, सेम का बस नाम अलग है, काम सेम है सर। ऑटो वाला काम यहाँ पैसिव, बस नाम अलग है क्योंकि एलएसीपी है भाई साहब, अपने तरीके से बनाएगा, काम सेम कर रहा है। तो यहाँ पर पैसिव और पैसिव क्या नहीं बनाते कभी, ईथर चैनल नहीं बनाएंगे। पैसिव और ऑटो, सॉरी, एक एक्टिव होगा और एक पैसिव होगा तो क्या बन जाएगा, ईथर चैनल बन जाएगा सेम। दोनों एक्टिव होंगे तब भी क्या बन जाएगा। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा, ये ईथर चैनल बहुत खूबसूरत चीज है, यूज करते हैं, पता होना चाहिए। ठीक है, तो तरीके भी सेम है कमांड, बट आपको पता होना चाहिए एलएसीपी और पीएजीपी दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तीसरा मैंने क्या था आपको, स्टैटिक। स्टैटिक यानी आप मैनुअली आपने ऑन कर दिया, वो ऑटो है ना कि सामने वाला होगा तभी देखूंगा मैं, एक्टिव होगा तभी होऊंगा। अब आपने एक तरफ बोल दिया भाई तू ईथर चैनल फॉर्म करेगा ही करेगा, सामने वाले को मत देख, और सामने वाले को भी बोल दिया तू बनेगा ही बनेगा। कोई ऐसा नहीं है कि तू सामने वाले को देख के बनाएगा, नहीं बनाएगा, तू बनेगा ही बनेगा। स्टैटिक यानी मैं बोल रहा हूँ बनेगा ही बनेगा। देखो ट्रांसपोर्ट बना रहे हैं, बिल्कुल, तू बनेगा ही बनेगा। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखो कैसे बनाना है, सेम कमांड है। इन सारे इंटरफेस में एक साथ गया मैं, रेंज कमांड यूज करी, चैनल ग्रुप 1 बताया कि भाई एक चैनल ग्रुप मैंने 1 का मेंबर बना दिया। मोड, अब मोड आपको स्टैटिक बनाना है, तो मोड यहाँ पर देखो, एक एक्टिव, ऑटो, डिजायरेबल, पैसिव, तो समझ में आ गया। एक मोड दिख रहा है यहाँ पर, ऑन। तो यहाँ पर जैसे ही अगर मैंने मोड ऑन बता दिया होता, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंफर्म होता है ईथर चैनल बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ मोड क्या यूज किया, ऑन। तो यहाँ पर एक इंटर हमारा यहाँ पर नीचे, उसके आगे नीचे ये रेड में दिखा रहा है ना, क्या लिखा, क्या आया यहाँ पर, सिस्लॉग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर से। तो यहाँ पर एक पोर्ट चैनल क्रिएट कर रहे हैं ईथर चैनल का मतलब क्या होता है, पोर्ट चैनल। किस नाम से पोर्ट चैनल क्रिएट कर रहे हैं, पोर्ट चैनल 1 के नाम से एक पोर्ट इंटर लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट हो गया होगा 100%। ठीक है सर, आपका ऑन मोड सिर्फ ऑन मोड के साथ ही काम करता है ना, ऑन मोड कभी हमारे पीएचजीपी के साथ काम कर पाएगा, ना ही कभी एलएससीपी के साथ। एक तरफ ऑन है तो दूसरी तरफ भी ऑन होना चाहिए। सेम ऐसा मत सोचना अगर आपने एक तरफ पीएचजीपी यूज कर लिया तो आप दूसरी तरफ एलएससीपी यूज कर सकते नहीं। पीएचजीपी सिर्फ पीएचजीपी के साथ, एलएससीपी सिर्फ एलएससीपी के साथ, ऑन मोड सिर्फ ऑन मोड, ये इंटरलिंक नहीं करवा सकते हम। ठीक है, तो अगर आपने इस तरफ स्टैटिकली बताया है तो इस तरफ भी आपको स्टैटिकली बनाना पड़ेगा। आपने इस तरफ पीएजीपी बनाया है तो इस तरफ भी आपको पीएजीपी बनाना पड़ेगा। आपने इस तरफ एलएससीपी बनाया तो इस तरफ भी आपको एलएससीपी यूज करना पड़ेगा। ठीक है रविंद्र जी, नवीन जी, अवधेश जी, गोलू जी, यस चलो अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, आपको क्या क्या मैच होने चाहिए तभी ईथर चैनल काम समझ में आ गया, ईथर चैनल का काम क्या था, एलएससीपी पीएजीपी भी समझ में आ गए मोड। अब सर कुछ कंडीशन है आपको ये भी फॉलो करवानी है, वैसे तो करते हैं बट चेक करनी के कभी आपका ईथर चैनल बना नहीं, आपने सब कॉन्फ़िगरेशन कर दी बट सर बन ही नहीं रहा। सर कुछ, क्योंकि कुछ कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। और तो क्या कंडीशन है कि जितने भी आपके इंटरफेसेस उस स्विच में है उन सबका ड्यूप्लेक्स हमारा सेम होना चाहिए। अगर सारे के सारे हाफ ड्यूप्लेक्स हो तो सारे के सारे पोर्ट हमारे, सारे के सारे पोर्ट हमारे क्या होंगे, हाफ ड्यूप्लेक्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके बीच में एक हाफ ड्यूप्लेक्स है, बारी फुल ड्यूप्लेक्स है, तो जो फुल ड्यूप्लेक्स वाला है हाफ ड्यूप्लेक्स वाला है वो हट जाएगा, वो फॉर्म नहीं होगा इतना चैनल में। ठीक है, कंडीशन मैच होनी चाहिए, सेम स्पीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक की स्पीड 100 करी हुई है दूसरे की स्पीड 10 करी हुई है, नहीं, सारे के सारे पोर्ट की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर आपने एक तरफ के पोर्ट ट्रंक बना रखे हैं तो सारे के सारे पोर्ट ट्रंक होने चाहिए, ऐसा नहीं एक्सिस होना चाहिए। फिर अगर इस तरफ मैंने एक सारे ट्रंक बना रखे, एक को मैंने एक्सिस बना दिया, तो जो एक्सिस बना रखा वो हमारे इंटर चैनल नहीं बनवाएगा। तो सारे सारे जिन इनके क्या मैच होने चाहिए, ट्रंक पोर्ट या फिर एक्सिस पोर्ट मैच होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ और नेट अगर आपने ट्रंक बना रखे हैं तो आपको पता है ट्रंक में आपके पास नेटिव विलन कंसेप्ट भी आता है 802.1q के अंदर। 802.1q के अंदर क्या आता है, याद है ना नेटिव विलन। तो आपका नेटिव विलन भी मैच होना चाहिए अगर आपने ट्रंक पोर्ट बना रखे हो, तभी ईथर चैनल बन पाएगा पूरा प्रॉपरली। ठीक है, इफ configuration do not match the other,
इट विल एक्सक्लूड फ्रॉम द ईथर चैनल। किसी भी इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं हो रही बाकी इंटरफेस के साथ, तो ऐसे नहीं पूरा ईथर चैनल बंद हो जाएगा, नहीं, जिस इंटरफेस की नहीं हो रही वो ही नहीं आएगा हमारे ईथर चैनल के अंदर, बाकी लोग आ जाएंगे। क्लियर है? यस। चलो, तो हमारे पास कुछ कमांड्स है, उनको पढ़ते हैं एक बारी। शो ईथर चैनल समरी, ठीक है, शो ईथर चैनल पोर्ट चैनल। तो समरी से आपको बहुत चीजें पता चल जाएंगी, पोर्ट चैनल से पता लगेगा कितने आपके लॉजिकल इंटरफेस बन रखे हैं। आप अभी तो मैंने हमारे हिसाब से हमने अभी एक ही ईथर चैनल बनाया है। अब मेरे पास और भी स्विच होते हैं यहाँ पर लगे हुए, मैं इनके बीच में लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक पोर्ट चैनल 2 के नाम से एक चैनल ग्रुप 2 बनाता अलग, क्योंकि ये तो मेंबर इसके हो गए थे सारे, तो यहाँ पर हम एक अलग पोर्ट चैनल बनाते हैं, यानी चैनल ग्रुप 2 के नाम से यहाँ पर लिंक बनाते हैं। तो मल्टीपल ईथर चैनल भी हम बना सकते हैं एक स्विच के अंदर, ठीक है। सर ईथर चैनल आपके स्विच का कंसेप्ट है, आप लेयर 3 यानी लेयर 3 स्विच में भी ईथर चैनल बना सकते हो राउटिंग करवाने के लिए, ठीक है। सेम वही है, यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर लेयर 3 जब भी आ जाएगा तो आपको राउटिंग करानी पड़ जाएगी। लेयर 3 यूज ही कर रहे हैं यार, बिना राउटिंग के काम तो स्विच कितना ही कर रहा है, तो लेयर 2 भी तो वही करता है। जब भी लेयर 3 करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे राउटिंग की हमें काम पड़ सकती है, इसलिए यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ पर ये कौन सा स्विच है हमारा, लेयर 3 स्विच। तो जरूरी नहीं है आपके उसी सिस्टम में जो मैंने आपको अभी बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच, एक्सेस लेयर स्विच, तो वहां पर अभी तो हमने यहाँ पर ये यूज कर रहे हैं। अच्छी अच्छी कंपनियों में क्या होता है, यहाँ पर लेयर 3 स्विच भी होते हैं, यानी यहाँ पर आपके वही है। अब यहाँ पर नॉर्मल स्विच से अच्छा हमने क्या कर दिया, इंटर विलन राउटिंग के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिए अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है रविंद्र जी, क्लियर है। तो अब आप जब लेयर 3 स्विच भी आ रहा है तो यहाँ पर भी ईथर चैनल बना सकते हैं। तो लेयर 3 स्विच में कैसे बनाने का, पहले आप देखो, इंटरफेस रेंज, अभी मैं इसमें हूँ इस वाले स्विच में हूँ, वही कमांड है। सबसे पहले मैंने बोल दूंगा, क्योंकि लेयर 3 स्विच है, मैं इनके बीच में राउटिंग कराना चाहता हूँ कि यहाँ से डाटा यहाँ पहुंच जाए, राउटिंग कराने के लिए और कंबाइन करवाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नो स्विच पोर्ट कमांड चलाई। नो स्विच पोर्ट कमांड क्यों चलाते हैं हम, बिल्कुल आईपी दे सकते हैं हम यहाँ पर। अगर आपका लेयर 3 स्विच है, लेयर 2 स्विच है, वहां पर आप किसी भी फिजिकल इंटरफेस में आईपी नहीं दे सकते यार, ध्यान रखना। हाँ वीलैन के, अब आपका लेयर 3 स्विच है तो वहां पर हम आईपी भी दे सकते हैं फिजिकल इंटरफेस में, और एसवीआई के थ्रू भी लॉजिकल इंटरफेस में आईपी दे सकते हैं, ठीक है। तो यार नो स्विच पोर्ट कमांड चलाएगी, ये सारे के सारे तीनों के चारों पोर्ट हमारे नो स्विच पोर्ट बन गए, अब हम आईपी दे सकते हैं, ठीक है। बट हमें अलग अलग आईपी नहीं देनी, हमें इनको एग्रीगेट करके एक लॉजिकल बनाना है पहले। तो मैंने क्या किया, नो स्विच पोर्ट कमांड चलाई, सब में चल गई। फिर मैंने यहाँ पर चैनल ग्रुप 1 यूज किया, ठीक है, मोड बनाया एक्टिव। एक्टिव और पैसिव किसके थे हमारे, एलएससीपी के 2 मोड थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोर्ट चैनल बना है इसके नाम से, तो यहाँ पर है, यहाँ पर 4 अलग अलग इंटरफेस, अब यहाँ पर एक पोर्ट चैनल 1 बन गया इस तरफ, ठीक है। अब मैं इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 पे जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर आईपी असाइन कर दूंगा, आईपी एड्रेस। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक लॉजिकल इंटरफेस बन जाएगा इन दोनों के बीच में और उसकी आईपी क्या होगी, जो भी मैं असाइन करूंगा, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर राउटिंग भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 के नाम से एक पोर्ट चैनल बना था यहाँ पर, फिर मैंने उस इंटरफेस में गया आईपी असाइन कर दी। तो लॉजिकल इंटरफेस में आईपी असाइन करी, जो भी डेटा होगा यहाँ पर लोड बैलेंसिंग से कुछ डेटा ऊपर वाले पाथ से, नीचे वाले पाथ से, यहाँ से, बट होगा एक लॉजिकल इंटरफेस यहाँ पर, क्लियर है। तो अभी मैंने ज्यादा शो ईथर चैनल समरी कमांड चलाते हो तो आपके पास क्या क्या चीजें शो होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। क्या कोई पोर्ट चैनल है, हाँ पोर्ट चैनल 1 के नाम से एक था, यहाँ पर आर यू लिखा हुआ है, आर यहाँ पर क्या बता रहा है, लेयर 3 स्विच है ये। और यहाँ पर यू भी बताएगा, देखो यू क्या बता रहा है हमारे पास, कैपिटल यू है, इन यूज। आप लेयर 3 स्विच यूज कर रहे हो पोर्ट चैनल बनाने के लिए। हमने एलएससीपी का तरीका यूज किया था, एक्टिव और पैसिव, तो यहाँ पर बता दिया आप कौन से प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो ईथर चैनल बनाने के लिए, कौन कौन से पोर्ट कंबाइन किया आपने, उन सबके नाम बता दिया। और उसका आगे पी लिखा हुआ है, पी यानी बंडल इन पोर्ट चैनल, यानी ये उस ग्रुप के मेंबर है। तो यहाँ पर आपको डी भी दिखेगा, यानी डाउन हो रखे हैं, तो पता चल जाएगा कि आपका लिंक डाउन गया है या नहीं गया, ठीक है, क्लियर है। तो बस ये आपका ईथर चैनल का पूरा समरी थी, ये कमांड्स लिखी हुई है जो आपको पढ़ाई है मैंने आज अभी, ठीक है। इन आखिरी में पीडीएफ के ये भी जरूर मिलेगी, तो हेल्प हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब फटाफट से लैप करते हैं।
ठीक है। यहाँ पर आपके एक नेटवर्क दे रखा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने लैब लास्ट टाइम करवाई हुई है यहाँ पर, तो कई चीजें सेव ना हो। हम्म। जो हम वर्क कर रहे हैं, ये हम कंसोल केबल या उसकी हेल्प से भी कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे रियल में करेंगे तो सर रियल में बोलोगे तो आपको डिवाइस का एक्सेस भी लेना पड़ेगा, फिजिकल एक्सेस लोगे तो आपको कंसोल केबल लगानी पड़ेगी डिवाइस में आके। बट अब आपके पास शक्ति आ रही है रिमोट एक्सेस की, आपको तो उस डिवाइस में एक्सेस चलाना पड़ेगा, फिर आप उसे एक्सेस ले सकते हो। तो बेटर ऑप्शन रिमोट एक्सेस ही है। बट अगर आपको फिजिकल एक्सेस लेना है तो आपको कंसोल केबल लगा, एक बार तो कंसोल केबल लगानी पड़ेगी। स्टार्टिंग में इनेबल करनी हो तो बिल्कुल लगानी पड़ेगी ना, उसको तो नहीं पता कि यहाँ पर रिमोट एक्सेस चला पाऊंगा मैं, समझ रहे हो। तो फर्स्ट टाइम आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, नया स्विच आ रखा है, आईपी देनी है, एसएसएच चलाना है, तो कंसोल केबल ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर है। यस। एक सेकंड दीजिएगा, आप चेक करते हैं यहाँ पर EN शो। ठीक है, तो देखो आपके पास एक लैब है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपका नॉर्मल लेयर 2 स्विच है, यहाँ पर लेयर 3 स्विच लगा रखा है। तो यहाँ पर मेरी कंपनी के लिए, यहाँ पर मेरी कंपनी का नेटवर्क है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, यहाँ पर आपको एंड होस्ट और SVI आर प्री कॉन्फ़िगर्ड। मैं मानता हूँ आपको SVI, ये VLAN 1 के थे, तो हमने आप VLAN 1 के नाम से एक SVI बना रखा है। ठीक है, कैसे पता चलेगा मुझे, आईपी भी दे रखी है यहाँ पर, इनेबल करो शो आईपी इंटरफेस, ब्रीफ कमांड आप लोगों ने चलाई होगी, इससे आपके जिस जिस इंटरफेस में जो जो आईपी आपको पता चल जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास देखो आईपी गिवन होगी जगह, तो VLAN 1 यानी लॉजिकल इंटरफेस में हमारे VLAN 1 का मेंबर था, तो हमने SVI बना रखा है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये डिफॉल्ट गेटवे की आईपी, एक तरीके से जो मेरे एंड होस्ट होंगे VLAN 1 में, उनकी जो हमने डिफॉल्ट गेटवे डाल रखा है वो आईपी यहाँ डाली हुई है, जो SVI की आईपी है। ठीक है, क्लियर। बट यहाँ पर हमें ईथर चैनल फॉर्म करना है, ए स्विच 1 और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 यहाँ पर, ऐसे ही ए स्विच 2 और डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 के बीच में करना है, और राउटिंग करानी है लेयर 3 स्विच और लेयर ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 और इसके बीच में, तो यहाँ पर भी ईथर चैनल बनाना है। तो पढ़ते हैं क्या क्या बोला गया है। आपको कॉन्फ़िगर करना है लेयर 2 का ईथर चैनल। ईथर चैनल हमारा बेसिकली लेयर 2 की प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ए स्विच 1 और डी स्विच 1 के बीच में किस तरीके से बनाना है हमें, LACP, है ना, और कॉन्फ़िगर इट एज ट्रंक। ठीक है, कॉन्फ़िगर इट एज ट्रंक, चलो ठीक है, तो करते हैं, यहां पहुंचते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखो पहले ट्रंक पोर्ट चेक करने की कमांड क्या होती है। ठीक है, कोई इंटरफेस ट्रंक नहीं है, तो ट्रंक तो बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, पहले काम करते हैं, पहले लॉजिकल इंटरफेस बनाते हैं, फिर उसको ट्रंक बना देंगे। ठीक है, तो ईथर चैनल बनाने के लिए देखो कंफ्यूज नहीं होना, नाम ईथर चैनल है बट हम वहां पर कॉन्फ़िगरेशन मोड में क्या यूज करते हैं, पोर्ट चैनल, सॉरी चैनल ग्रुप। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना, नोट्स को अच्छे से बनाना अपने। तो देखो हमें अभी मैं कौन से स्विच में हूँ, ए से ए एक्सेस स्विच 1 है ना, तो इसके कौन कौन से इंटरफेस बनाने हैं मुझे, है ना। तो देखो इंटरफेस रेंज गिग 0/1 से लेके 2 तक मैं यूज कर रहा हूं। फिर मैंने कमांड बताई थी चैनल, बिल्कुल चैनल ग्रुप। ठीक है, कमांड थी हमारी चैनल ग्रुप, उसके बाद मैंने था ग्रुप का नंबर बनाना है, क्वेश्चन मार्क मारता हूँ, आप कितने ग्रुप बना सकते हो, 1 से लेकर 6 तक कितने भी नंबर यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 1। ठीक है, फिर मैंने बताया क्या कमांड डालते हैं, मोड, चैनल ग्रुप 1 नाम से बताना है, और कौन सा मोड यूज करना है, LACP से हमें इंस्ट्रक्शन मिली थी। LACP में 2 मोड होते हैं, एक्टिव और पैसिव।
तो एक पैसिव मैं इस तरफ एक्टिव बनाता हूँ, पैसिव नहीं एक्टिव, क्योंकि एक्टिव एक तरीके से डिजायरेबल जैसा होता था। ठीक है, एंटर मारा तो यहाँ पर देखो क्या बना हुआ है, जैसे मैंने एंटर मारा यहाँ पर कमांड मैंने ये लिखी थी। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर रविंद्र जी? ठीक है, तो ये पहले जो लॉजिक फिजिक इंट डाउन गए फिर ये अप हो गए, फिर ऐसे गिग 0/2 डाउन गया होगा फिर अप हो गया। बट यहाँ पर एक इंटरफेस क्रिएट हुआ, लॉजिकल इंटरफेस किसके नाम से? पोर्ट चैनल 1 के नाम से। दिखाता हूँ, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड यूज करते हैं हम। एंटर मारा, सबसे ऊपर जाकर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है पोर्ट चैनल 1 के नाम से एक लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट हो गया। ठीक है सर, अब हम इस इंटरफेस में हम यहाँ पर कर दिया हमने। ऐसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे, में कौन से स्विच में आ गया हूँ? डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1, यानी जो इस तरफ वाला स्विच है, लेयर 3 स्विच। ठीक है, इसके कौन कौन से इंटरफेस करने हैं मुझे? ठीक है, इंटरफेस गिग 1/0/3 से लेके कहां तक? 4 तक, है ना? हाँ, मैं एंटर मारता तो एरर आ जाता। थैंक यू। रेंज कमांड डालेंगे तो हम यहाँ पर आएंगे, बिल्कुल सही चीज। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे हम, वही कमांड चैनल हाइफन ग्रुप लिखोगे। अब मैं चाहता हूँ 1 1 ले लूं या 2 2 ले लूं, अलग अलग। एक काम करता हूँ 1 लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 लिया मैंने यहाँ पर क्योंकि अलग स्विच है, तो इसमें हम पोर्ट चैनल 1 के नाम से भी एक इंटरफेस बना सकते हैं लॉजिकल। मोड उस तरफ एलएससीपी यूज किया तो इस तरफ भी एलएससीपी यूज करना पड़ेगा, तो मैंने इस तरफ भी एक्टिव बोल दिया है। ठीक है, मैं पैसिव बोलता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक एक्टिव है काम हो जाता मेरा, मैंने दोनों तरफ एक्टिव बोल दिया। एंटर है, तो यहाँ पर भी एक लॉजिकल इंटरफेस बनेगा। देखो जैसी मैंने कमांड चलाई थी, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्रिएटिंग अ पोर्ट चैनल 1 के नाम से। शो टू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड डालूंगा तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर एक पोर्ट चैनल 1 के नाम से लॉजिकल इंटरफेस यहाँ पर भी क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ क्रिएट कर दिए पोर्ट चैनल 1। तो हम इस पोर्ट चैनल 1 को ट्रंक पोर्ट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ट्रंक पोर्ट? इंटरफेस पोर्ट चैनल, वो कॉपी कर लो नाम इसका, या तो हम PO1 भी लिखूंगा तब भी बात है। देखो मैं PO1 लिखूंगा तब भी वो क्या आंसर हो गया? पोर्ट चैनल 1 की बात हो गई। ठीक है, गलती है थोड़ी, इससे अच्छा आप इंटरफेस प्रॉपर नाम लिखना है। ठीक है, ताकि आपको इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 एंटर मारा, तब मैं किसके अंदर हूँ? पोर्ट चैनल 1 के इंटरफेस के अंदर हूँ। तो मुझे ट्रंक बनाना था, ट्रंक मोड की क्या कमांड होती है? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है, एंटर कर दिया तो वो ट्रंक बन गया। अब ठीक है, डू शो इंटरफेस ट्रंक कमांड चलाऊंगा, चेक करते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आ गया कौन सा इंटरफेस मेरा पोर्ट चैनल 1 ट्रंक पोर्ट बन गया है। हाँ, अब लॉजिकल इंटरफेस आपने ट्रंक बना दिया है। क्लियर है? तो इतना सारा काम ही होता है, मल्टीपल इंटरफेस को एग्रीगेट कर देना है ताकि एसटीपी रोक ना पाए और वहां पर हम ज्यादा अमाउंट डेटा भेज पाए। साफ सीधी बात। ठीक है, चलो यहाँ पर तो हमने बना दिया पोर्ट चैनल। अब एक कमांड होती है, मैंने बताया था, शो ईथर चैनल। क्या बात है, अच्छा कोई नहीं, शो ईथर चैनल क्वेश्चन मार्क मांगो तो बहुत ऑप्शन आएंगे आपके। पोर्ट चैनल लोड बैलेंसिंग, यहाँ हमें समरी देखनी है। समरी में टाइप करूंगा तो यहाँ पर दिखा रहा है पोर्ट चैनल 1 है, ये SU दिखा रहा है। एस यानी लेयर 2 स्विच है यहाँ पर, है ना हमारे अभी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? LACP से बनाए हैं और कौन कौन से पोर्ट हमारे कंबाइन हो रखे हैं, है ना? तो यानी हमारे, और P यानी पोर्ट चैनल इन यूज। ठीक है, डन डन है, बिल्कुल सही है, हमने कर दिया यहाँ पर। अब हमें दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या दे रखी है कि लेयर 2 स्विच को, जो हमारे यहाँ पर आपको यही ईथर चैनल बनाना है, किसके बीच में? ASW2 और DSW2 के बीच में। ASW2 ये रहा, DSW2 ये रहा, इनके बीच में क्या बनाना है रविंद्र जी? पोर्ट चैनल बनाना है। तो बनाते हैं, देखो एक तरफ हटाऊंगा तो देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर STP ने ब्लॉक करा हुआ है, करा हुआ था ना ब्लॉक। तो अभी हम इनको पोर्ट चैनल बना के इनको एक्टिव भी कर देंगे, देखना आप। चलते हैं
अब ASW2 में इस तरफ शिफ्ट कर दिया, इनेबल कॉन्फिग टी, ठीक है। इंटरफेस क्या कमांड होती है, रेंज gig 0/1 से लेके कहां तक, 2 तक, स्विच सॉरी चैनल ग्रुप कौन सा बनाए, अब 1 भी ले सकते हैं यहाँ पर, वो अलग स्विच ये भी है तो 1 ले लिया मैंने, लो। मोड, अब यहाँ पर किससे बनाना है, मैं ईथर चैनल यूजिंग डिजायरेबल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑटो और डिजायरेबल वाला यूज करने वाले हैं हम इस तरफ, ताकि तीनों हमारे सीख लें हम। आप चाहो तो यहाँ पर LSCC भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वहां पर इंस्ट्रक्शन दी गई है और आना भी चाहिए दोनों करना ना। तो हमने यहाँ पर हमारे PHP में कौन कौन से मोड होते हैं, ऑटो और डिजाइन। मैंने क्वेश्चन मार्क मारा तो मेरे पास जितने भी ऑप्शन अवेलेबल थे उसके आगे वो सारे शो हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया और डिजायरेबल टाइप करते हैं, ठीक है, डन। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक यहाँ पर देखो सर, वही पोर्ट चैनल 1 यहाँ पर क्रिएट हो गया। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ लिखूंगा तो आपको सबसे ऊपर पोर्ट चैनल 1 के नाम से एक दिखेगा, ठीक है। अभी दोनों अभी डाउन है, अभी इसको अप करेंगे। वैसे हम यहाँ पर जाएंगे इस वाले स्विच में, इनेबल कॉन्फिग टी इंटरफेस रेंज, क्या कमांड है, कौन कौन से, 0/3 से लेके 4, ठीक है। चैनल ग्रुप मोड डिजायरेबल रख देते, कोई दिक्कत नहीं है, वो चैनल क्लियर हो जाएगा वहां पर, ठीक है। हाँ ट्रंक बनाएंगे, तुम रुको, ये रेड चले गए, देखो डू शो, ठीक है। अब हमने यहाँ पर पोर्ट चैनल बना दिए, 1 क्रिएट हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर इसको भी हमें ट्रंक बनाना है। तो ट्रंक बनाने की क्या कमांड होती है हमारे पास, इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 टाइप का, वो तो पोर्ट चैनल 1 के अंदर आ गया। अब इस लॉजिकल इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा, फिजिकल इंटरफेस में कमांड होगा, इस जो लॉजिकल इंटरफेस बना है उसी से आपके सारे इंटरफेस रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो स्विच पोर्ट मोड, एक तरफ ट्रंक बना दिया तो दूसरी तरफ भी ट्रंक बनाना पड़ता है ना। तो इसमें भी जो इंटरफेस है, इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। हमने क्या इस तरफ ट्रंक बनाया था, इसको ठीक है, इस तरफ भी बनाया होगा फिर तो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे दोनों तरफ ट्रंक बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हो गए, ट्रंक पोर्ट बना दिए, ठीक है। ईथर चैनल तो कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इसने बोला यहाँ पर अब आपको लेयर 3 स्विच में ईथर चैनल फॉर्म करना है, क्या, DSW1 और DSW2 के बीच में किस तरीके से, स्टैटिकली, स्टैटिकली करना है, यानी मोड क्या हमारा ऑन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, ठीक है, डन है। तो चलो अब DSW1 पे चलते हैं। पोर्ट चैनल 1 के नाम से तो एक ईथर चैनल पोर्ट चैनल बना हुआ है इन दोनों के लिए, तो मैं 1 तो यूज करूंगा नहीं है बनाने के लिए, ना ही 1 यहाँ पर यूज करूंगा, तो एक डिफरेंट पोर्ट चैनल बनाऊंगा इसके लिए, पोर्ट चैनल 2 यहाँ पर और यहाँ पर भी 2, ठीक है। समझ में आ रहा है रविंद्र जी, नवीन जी, अवधेश जी, क्लियर है थोड़ा सा, यस सर, या चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चलते हैं, इंटरफेस गिग, सॉरी यहाँ पर गलत मोड में कमांड चला रहा हूँ, कन्फिग टी इंटरफेस गिग 1/0/1 से लेके कहां तक, 2 तक ना। रेंज कमांड लिखेंगे वरना ये कमांड चलेगी नहीं, रेंज, ठीक है। एंटर मारा। अभी मैं इन दो पोर्ट में हूं, यहाँ पर जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है। अब यहाँ पर भी मुझे एक पोर्ट चैनल बनाना है, तो सबसे पहले मैंने क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था नो स्विच पोर्ट बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि मुझे राउटिंग करानी है, ठीक है। अभी राउटिंग करानी पड़ेगी इसलिए, तो मैंने यहाँ पर नो स्विच पोर्ट कमांड चला दी। तो ये नॉर्मल स्विच पोर्ट की तरह नहीं है अब दोनों, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अब मैं यहाँ पर पोर्ट चैनल बनाता हूँ, चैनल ग्रुप 2
मोड ऑन, स्टैटिक के लिए क्या मोड था, ऑन। एंटर मारा, यहाँ पर क्या होगा, एक इंटरफेस क्रिएट हुआ पोर्ट चैनल 2 के नाम से, ठीक है। ऐसे ही मैं इस वाले इंटरफेस में जाऊंगा, इंटरफेस रेंज गिग 1/0/1 से लेके कहां तक, 2 तक, नो स्विच पोर्ट, ठीक है। फिर इंटरफेस में अभी भी हूं मैं, तो फिर चैनल ग्रुप टू मोड ऑन, क्योंकि स्टैटिक बनाना था। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, एक पोर्ट चैनल क्रिएट हुआ उसके नाम से, ठीक है। अब मैं इन पोर्ट चैनल पे जाके आईपी असाइन करवा सकता हूँ। तो चलते हैं, देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक अलग नेटवर्क है, वो 10.0.0/30 का नेटवर्क है, तो इन दोनों के बीच की आईपी आएगी, है ना। तो देखो यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पर .2 डालना है, यहाँ पर .1 डालना है। आप अपने आप से भी कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए क्या कर रहे हो। तो मैं अभी कौन से स्विच में हूँ, DSW2 में, नीचे वाले स्विच में हूँ। तो यहाँ पर .2 डालनी है। तो मैंने अभी जो इंटरफेस बनाया, इंटरफेस पोर्ट चैनल 2 के नाम से जो बन रखा है मेरा, पोर्ट चैनल 2 के नाम से जो इंटरफेस है, इसमें गया आईपी एड्रेस 2, मैं इस वाले में, ठीक है। 1 भी ले सकते हैं, बट मैंने मेंशन किया है 2, तो आप यहाँ पर 1 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट मैंने 2 लेगा तो मैं 2 बता रहा हूँ। 255.255.250 नो शटडाउन, ठीक है। लिख देना नो शटडाउन, चाहे पहले से इनेबल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नो शटडाउन नहीं होगा तो इनेबल हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसे ही मैं इस वाले स्विच में गया, इंटरफेस पोर्ट चैनल, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में ना, जो मैंने यहाँ बनाया था पोर्ट चैनल 2, यहाँ पर क्रिएट था आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.255.255.252, एंटर किया, डन, डन। ठीक, अब एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, डू शो ईथर चैनल समरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ पर हमारे पोर्ट चैनल 1 भी है और पोर्ट चैनल 2 भी है। अरे राउटर है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर इसने ऑन नहीं दिखाया, यहाँ पर बताना चाहिए था इसे, यहाँ पर ये स्टैटिकली हो रखा है, ठीक है। बट यहाँ पर ये दिखा रहा है पोर्ट चैनल हमारा यूज में है, इन बंडल में है, ठीक है, क्रिएट है। एक बार पिंग करके देखते हैं यहाँ पर, इस पीसी से दूसरे वाले पीसी में, पिंग 10.0.0.2, डू लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। पहुंच रहा है डेटा, यहाँ पर जा रहा है इस चैनल से, डन है, बने हुए, ठीक है। तो हमने कर दिए। अब यहाँ पर क्या करो, कॉन्फ़िगर राउट टू अलाउ PC1 टू रीच सर्वर 1, PC1 को रीच करना है सर्वर 1 पे, ठीक है। इसको इस नेटवर्क के बारे में पता होगा, इसको इस नेटवर्क के बारे में, इस स्विच को इस नेटवर्क के बारे, इन दो नेटवर्क के बारे में पता होगा, ऐसे इस स्विच को इन दो नेटवर्क के बारे में पता होगा। बट इस स्विच को इस नेटवर्क के बारे में नहीं पता होगा, राउटिंग करानी पड़ेगी। तो स्टैटिक राउटिंग आप लोगों को आती ही है, तो मैं यहाँ पर स्टैटिक राउट दे देता हूँ एक, क्या, फिर एक काम करता हूँ, राउटिंग टेबल चेक करने की कमांड होती है, पता है किसी को, अभी देख लो राउटिंग में आ जाएगी, शो आईपी राउट। तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा, यहाँ पर कोई भी मैन्युअली मैंने आईपी नहीं दे रखी, तो यहाँ मैं मैन्युअली एक आईपी दे रहा हूँ, मतलब कि स्टैटिक राउटिंग करवा रखी। तो यहाँ पर देखो, कॉन्फ़िग टी टाइप किया, इंटर, अब मैं यहाँ पर राउटिंग कराने की वही कमांड है, आईपी राउट, कौन से नेटवर्क के बारे में बताना है हमें, अभी मैं DSW स्विच 1 में हूँ, तो इस नेटवर्क के बारे में नहीं पता होगा इसे, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो मैंने बता दिया, जो ये नेटवर्क है 172.16.2.0 तक पहुंचने के लिए, जिसका सबनेट मास्क क्या है इस नेटवर्क का, 255.255.255.0, तेरा नेक्स्ट जंप क्या होना चाहिए, ये वाला राउटर। इसमें क्या आईपी हमारे पास यहाँ 10.0.0.2, एंटर मार दिया, टू शो आईपी राउट कमांड चलाऊंगा मैं यहाँ पर। तो देखो अब राउटिंग टेबल में कुछ डिफरेंस दिखेगा, एक स्टैटिक राउट आ गया कि इस नेटवर्क के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ तक पहुंचने के लिए तो को यहाँ भेज दी, ठीक है। ऐसे ही मैं DSW स्विच 2 में जाऊंगा, यहाँ पर चलाऊंगा ये कमांड, आईपी राउट, कौन से नेटवर्क के बारे में नहीं पता होगा इसे,
172.16. इस नेटवर्क के बारे में नहीं पता होगा, तो इस नेटवर्क के बारे में बताते हैं। 172.16.1.0 के बाद तक पहुंचने के लिए, जिसका सबनेट मास्क ये है, तेरा नेक्स्ट जंप क्या होना चाहिए? इस वाले राउटर के पास, ठीक है। परेशान मत हो, राउटिंग कराऊंगा तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। ये मत सोचना कि सर ये आना जरूरी है, अरे ये आ जाएगा, ठीक है। .1, ठीक है, एंटर। नहीं शटडाउन की कमानी तो हम राउट बता रहे हैं, यहाँ पर नहीं करनी पड़ती। डू शो आईपी, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर देखो ईथर चैनल भी बने हुए हैं और हम डेटा भी भिजवा पाएंगे PC1 से सर्वर 1 पे। चेक करते हैं डेटा जा रहा नहीं जा रहा। PC1 की आईपी वहां पर थी, मेंशन थी। सर्वर 1 की आईपी है पिंग 172.16.2.1। नेटवर्क ये रहा, इस नेटवर्क के अंदर ये आईपी है। एंटर मारते हैं, देखते हैं पिंग हो पा रहा है नहीं हो पा रहा। रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। That's how we are able to do that. ईथर चैनल भी बना दिया हमने। ईथर चैनल से बस क्या हुआ, मल्टीपल लिंक एग्रीगेट हो गए। 3 तरीके हैं, LACP, PAGP, LACP, PAGP और स्टैटिक। ईथर चैनल को पोर्ट चैनल के नाम से भी जानते हैं, लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, LAG, ठीक है। That's all for today. अब आपका लगाते हो क्या, वायर अलग अलग? जब तो लिंक बना रहे हैं अलग अलग लगाते हैं और उनको एग्रीगेट कर देते हैं सर। यहाँ पर जैसे मैंने एक स्विच बना दूसरे में केबल लगा रखी ना, रियल में भी ऐसे ही करते हैं। ये तो आप अलग अलग इंटरफेस कनेक्ट कर रहे हो। STP अपने आप एक पोर्ट ब्लॉक कर देगा। लॉजिकली हम एक लॉजिकल इंटरफेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ईथर चैनल यूज करते हैं कि हम बोल रहे हैं भाई साहब अब तुम अलग अलग नहीं हो, हम तुम्हें कंबाइन कर रहे हैं, ग्रुप में डाल रहे हैं। आप लोग इंडिविजुअल हो बट इसी टाइम पे आते हो ना, क्यों? क्योंकि आप एक ग्रुप में हो। ऐसे ही हम यहाँ पर ईथर चैनल ग्रुप बनाने के लिए होता है, ठीक है। क्लियर है थोड़ा? और कोई डाउट? STP बताया आपने, इसके हम उसमें एक्सेस पोर्ट बनाएंगे हाँ, तो वो जब भी ब्लॉक कर देगा। आप कोई भी पोर्ट बना लो, अगर वहां पर मल्टीपल पाथ है, उसे देखिएगा लूप बन सकता है, तो वो भाई ब्लॉक कर देगा। STP तुरंत ब्लॉक कर देगा अपना समझने के बाद, ठीक है। तो यहां तक का आपका ईथर चैनल खत्म हो गया है, स्विच हमारा खत्म, स्विच ओवर फॉर CCNA। आप यहाँ तक का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसकी रिवाइज करना। राउटिंग शुरू करेंगे हम कल, क्या है, वेंसडे, कल राउटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ तक पढ़ लेना, कर लेना ट्राई, फिर राउटिंग शुरू करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल एक बार देख लेंगे क्या, वरना मैं लैब ऐप करा दूंगा, कोई जैसे भी हो। हाँ, स्विच का इस हफ्ते टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो स्विच पढ़ लेना, इस फ्राइडे आपका टेस्ट है, स्विच से रिगार्डिंग जितनी भी कंसेप्ट होंगे सब पढ़ना, ठीक है। चलो।